शादी है, मान लीजिए आप किसी को शादी है आज, मान लीजिए दूल्हा बना है, तो आज का क्लास कैसे करेगा, तो फिर कल वो इसको लाइव क्लास में नहीं देखेगा, यही चीज कल नीचे चली जाएगी वॉल्यूम 1 में, समझ में नहीं आ गया, वो वॉल्यूम आपका प्रीवियस क्लास है, आप समझ जाओगे। मैप का क्लास कब से होगा? हाँ भाई मैप का क्लास, गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय हिंद, हेलो सर, जेपीएससी का सिलेबस कुछ सब समझा दे, पकड़ सब सिलेबस पे भागता है सब। एक बात बताइए तो आप सुनिए ध्यान से, हम सिलेबस के हिसाब से पढ़े, हम सिलेबस के हिसाब से पढ़े रहते तो कुछ नहीं समझ में, आपको भैया कोर्स कंप्लीट करनी है, हम आपको फिर बताते हैं, हम आपको 47 चलाना सिखाएंगे, आप जाके मारिए पाकिस्तानी को, चाइनीज को, किसी को मारना है, हम आपको कंप्लीट करा देंगे, चाहे जेपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, आप नहीं फंसिएगा, समझ आया। मैप का क्लास के लिए सर कल पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा था, अब हो जाएगा भाई, अब कितनी बार बोले पीडीएफ कहां से मिलेगा भैया, पीडीएफ कहां से मिलेगा, आप वॉल्यूम में जाइएगा, वहां के बगल में ऊपर पीडीएफ लिखा होगा, इतना चीज हमको सिखाना पड़ेगा आपको। अब क्लास के बाद आप ट्राई कीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जिनका नहीं हो रहा होगा, आपके मोबाइल में अपडेट नहीं हुआ होगा, कल हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। बिहार दरोगा का एग्जाम, हाँ चलिए सुन लीजिए ध्यान से, अब थोड़ा इंफॉर्मेशन सुनिए। बिहार दरोगा का आपका 25 तारीख से टॉनिक बैच स्टार्ट होगा, वो आप लोग को टॉनिक बैच दिया जाएगा, जो पॉलिटी के लड़के हैं लोग, अब आप लोग बताएंगे आप फीस दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, जिसमें आपकी खुशी, चलिए ध्यान से। तो 25 तारीख से हो जाएगा, उसमें हम आपको लगभग 500 से 600 के बीच में क्वेश्चन आपको कराएंगे, आप उतना क्वेश्चन पढ़ के चलिएगा, आपका एग्जाम नहीं छूटेगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया, बस अब उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। ये हो गया दरोगा का। अब मैप की बात देखिए बाबू, मैप का फी जो है ना, इंडिया का मैप पढ़ेंगे तो 200, वर्ल्ड का मैप पढ़ेंगे तो 200, 400 लगता है, लेकिन जो लाइव ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग हैं ऑलरेडी इनरोल है, तो आप लोग के लिए थोड़ा सा फी कम कर देंगे, हम कल आप लोग को बोल देंगे, कल आप लोग एडमिशन ले लीजिए, कल 150 में हो जाएगा, इंडिया भी पढ़ लेंगे, वर्ल्ड भी पढ़ लेंगे, फिजिकल, पॉलिटिकल, थेमेटिकल सब पढ़ लेंगे, वर्ल्ड मैप, एटलास, ग्लोब सब पढ़ा देंगे 150 में, समझ आ गया कि नहीं। आप लोग जानो भाई, जो लाइव वाला है, यूट्यूब वालों को बात में, यूट्यूब वाला भी है सब अपना ही है सर, लेकिन लाइव वाला थोड़ा ज्यादा अपना है, इसलिए लाइव वाले कल आप 12 बजे से खरीदना चालू करिएगा, 12 बजे बोले तो कल आपका जैसे क्लास एंड होगा आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है, कितने में, 150 में, केवल कल भर 150 में होगा, उसके बाद फिर वो 200 हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा, जिस तरह आप लोग पॉलिटी बहुत लोग 11 रुपए में खरीदते थे, उसके बाद से फिर कितना में हो गया, कितना में हो गया, समझ में गया। तो कल आप 12 बजे से आप खरीदिएगा, थैंक यू बोल रहे हैं भाई, थैंक यू। अब आप सबसे बड़ा थैंक यू मेरे लिए ये नहीं होता है, थैंक यू आपकी नौकरी हो जाएगी, वही सबसे बड़ा थैंक यू मेरे लिए, ठीक है। वीडियो क्वालिटी जो है हाई है, वो 1 हफ्ते लगेंगे उसको मतलब कंट्रोल करने में, वो तुरंत नहीं होता है, वो यहाँ से आपको कैलिफोर्निया रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, फिर वो करते हैं, इंडिया में कोई गूगल का सर्वर नहीं काम करता है अच्छा से, आप समझ रहे हो। बाकी सब चीज पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देंगे आपको, नहीं खुल रहा होगा आज तो कल खुल जाएगा, क्योंकि एक दिन अपडेट होने लगता है, कल 12 बजे यानी कल ये क्लास खत्म होने के बाद आप मैप परचेज कर लीजिएगा, 150 में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा 2 बजे तक में कर ले, 12 से 2 के बीच में, 2 घंटे में, फिर जाएंगे तो लेट हो जाएगा। उसके बाद की बात है और वीडियो क्वालिटी की, तो उसको उसके लिए अपडेट कर दिया गया, 1 हफ्ते में अपडेट हो जाना चाहिए। और क्या भैया, दरोगा के लिए 25 तारीख से हो जाएगा, और क्या आर्टिकल 39 के बारे में बताना था, आर्टिकल 39 तक बता दिए थे, वीडियो क्वालिटी पीडीएफ, आई लव यू सर, हाँ भाई आई लव यू, देखा पढ़िए ना, दिमाग में घुस जाएगा, तो वो सबसे बड़ा पीडीएफ होता है। चलिए ध्यान से समझिए, हम आपको नीति नहीं दे सकता तो बताते हैं, फटाफट देखिए ध्यान से, नीति नहीं दे सकता तो भाग 4 में रखा गया, एकदम तेज भाग 4 में, 36 से 51, भाग 4 36 से 51, कहां से, आयरलैंड, कहां से, आयरलैंड, आयरलैंड कहां से आया, स्पेन से, कहां से, स्पेन से, संविधान के सलाहकार बीएन राव, ये कितने तरह के मूल अधिकार देना चाहते थे, तो एक कंपलसरी जिसे भाग 3 में रखा गया, एक जो बाद में देना था भाग 4 में रखा गया, कंपलसरी को बोल दिया गया मूल अधिकार, जो कंपलसरी नहीं है सरकारी इच्छा पे देती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, नीति नहीं दे सकता, प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट, प्रिंसिपल डीपीएसपी कहते हैं, फटाफट ये पढ़ा दिए, इसलिए रिवाइज कर रहे हैं फटाफट आपको। केटी साहब ने क्या कहता है, ये उस चेक के समान है जिसे बैंक अपनी इच्छा अनुसार देता है, फटाफट याद रखो। अंबेडकर साहब ने क्या कहता है, लोक कल्याण, ये ध्यान से समझिएगा, ये 2 तरह के लोकतंत्र की बात करता है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, लेकिन न्याय की बात करेगा तो 3, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये तीनों तरह की न्याय की बात करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके आगे भी बता दिया तो 36 में क्या है, परिभाषा, परिभाषा किस चीज की है भाई, तो राज्य की परिभाषा, मतलब राज्य किसे कहा जाएगा, तो जो भी चीज अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, उन्हें सैलरी देती है, उन्हें निकाल सकती है, उनका अपना एक ज्यूरिडिक्शन पावर होता है, उन्हें राज्य कहते हैं, जैसे बिजली विभाग राज्य है, तो रेलवे एक तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी राज्य के अंतर्गत कंडक्ट करती है, केंद्र सरकार की जॉब ये सब क्या है, राज्य के अंतर्गत है, उन्हें ये सब चीज ध्यान रखना है। न्यायालय में प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय मतलब क्या होता है, इंफोर्समेंट, देखिए सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान देंगे, प्रवर्तनीय को कहते हैं इंफोर्स करना, इंफोर्स मतलब जबरदस्ती, अब वाद विवाद मतलब आप केस नहीं कर सकते यहाँ पे, ये तो समझा दिए थे। 38 में बोलिए तो किस चीज की बात थी, लोक कल्याण की बात थी, लोक कल्याण किसे कहा जाता है, लोक कल्याण की अभिव्यक्ति का मतलब होता है जनता की भलाई के लिए सरकार बहुत सारा काम करती है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के लिए काम करती है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। 39 देखिए ध्यान से समझिए, 39 कहता है समान काम के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन, किसमें चर्चा है, 39 में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, 39 तक तो समझा दिए थे ना, समान काम के लिए समान। 39 का फर्स्ट, निःशुल्क विधि सहायता देना, निःशुल्क विधि सहायता का मतलब किसी कोई गरीब है उसे कानून समझ में नहीं आता है तो दरोगा उसको समझाता है, ये कागज लाओ ये लाओ, लेकिन दरोगा मतलब समझते हैं ना, द रोवा चाहे गावा, लेकिन द रोवा चाहे गावा उसी को कहते हैं द रोगा, बहुत पैसा ले लेता है। तो समान न्याय मिलना चाहिए और निःशुल्क विधि सहायता, ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग, विधि सहायता क्या, कानूनी सहायता, लीगल हेल्प आपको दिया जाता है, आपके पास वकील नहीं है ना, आपको वकील रखने के दिया जाएगा। अजमल का साहब को कोई केस लड़ने को वकील रेडी नहीं था, तो सरकार अपनी ओर से वकील दी थी, वो मजबूरी है, हमको देना ही पड़ेगा। 40 तक बता दिए थे ग्राम पंचायत, गांधी जी ग्राम पंचायत के समर्थन थे या विरोधी, समर्थन में थे, इसलिए तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में ग्राम पंचायत लाया गया, और अंबेडकर साहब विरोधी थे। यहां तक समझा दिया था आपको। चलिए यहां से कुछ दशाओं में क्या चीज ध्यान से समझते चलिए, यहाँ पे इन सम रेयर कंडीशन, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना है, सरकार आपको कुछ दशाओं में मदद करता है, जैसे बूढ़ा हो जाइएगा ना तो वृद्धा पेंशन दिया जाता है, वृद्धा को लोग को क्या दिया जाता है, वृद्धा पेंशन वगैरह दिया जाता है, विकलांग लोगों को गाड़ी वगैरह दी जाती है, विकलांग लोगों के लिए अलग से बहुत सारी सुविधाएं हैं कुछ दशाओं में, शिक्षा की व्यवस्था है कुछ दशाओं में। आप ध्यान से समझेंगे, एक प्रौढ़ शिक्षा होता है, प्रौढ़ शिक्षा मतलब बूढ़े लोगों को पढ़ाया जाता है। अब जैसे बूढ़ा आदमी है, पढ़ाई लिखाई नहीं किया है बूढ़ा आदमी, तो क्या करेगा, पतों से झगड़ा करेगा, कौन सी करिए गाँव का देखिए ना, बूढ़ा आदमी को कोई काम धाम नहीं रहता है, भोरे भोरे उठ जाता है गाँव में, और चाय की दुकान पे बैठ जाए, चाय की दुकान पे कुर्सी नहीं रहता, बिजली का जो पोल होता है उसी गिरा देते हैं सीमेंट वाला, लाइन से 10 बुढ़वा रहेगा उसमें बैठल बैठल, अब किसकी नहीं यार, किसकी पतो नहीं यार, सारे बुढ़ों को पता है वहाँ पे, मिश्रा जी की पतो या 6 महीना से नहीं यार हो, बुझाता कि ससुराल में ना जम, तो उल्टा सीधा ओके गए, शुक्ला जी की तो लड़कियां पटना में कहाँ पढ़ो, खाली घूमो, यही सब बोलेगा सब। तो सरकार कहती है बुढ़ों को पढ़ाई में लगाओ ताकि बिजी रहे सब, उल्टा सीधा काम करेगा। तो कुछ स्थिति में आप प्रौढ़ शिक्षा दे सकते हैं, ये किसमें बोला गया भैया, 31 में, कुछ दशाओं में, ध्यान से समझिएगा, कुछ दशाओं में, 41 40 तक में तो कोई दिक्कत नहीं, 41 42 बहुत जरूरी है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा, 42 42 में एक चीज समझिएगा, न्याय संगत है, आपको न्याय संगत। कई लड़कों को भाई क्या नाम, इंग्लिश मीडियम वालों को ये पॉलिटिकल टर्म समझ में नहीं आ रहा है, तो हम पीडीएफ जो है ना इंग्लिश में कल प्रोवाइड कर देंगे, उसमें आप लोग ये जो आर्टिकल वाइज है ये इंग्लिश में, देखिए हम हिंदी लिख देंगे ना, यहाँ अगर हम इंग्लिश लिख देंगे तो जो हिंदी मीडियम वाले वो साफे नहीं समझ पाएंगे सब, इसलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। पीडीएफ में आपको हम इसका इंग्लिश प्रोवाइड करा देंगे, कल करा देंगे, क्योंकि आज पूरा टाइम लग जाएगा उसको सेटल कराने में, कल आपको हम इसका इंग्लिश पीडीएफ करा देंगे, तो यहाँ आप समझ जाइएगा। फिर क्लास खत्म होने के बाद आपको प्रॉब्लम आएगा सर न्याय संगत को क्या कहेंगे, तो फिर आप पीडीएफ में जाके वहाँ पे इंग्लिश में देख लेंगे आप लोग, क्योंकि 90% लड़के जो है वो हिंदी मीडियम के, 10% जो है ना
सीबीएसई है, सीबीएसई वाला और आया रहता सब। अभी तो हम बहुत सारे सीबीएसई वालों को छाट दिए, जानते कैसे? हमको पता था ये सब आईफोन ले ले रहता है, बड़का बड़का 50-50 हजार का मोबाइल, आईफोन में डाउनलोड नहीं होता है। हाँ भाई, स्टूडेंट के पास आईफोन कहाँ से आ गया? देखिए कोई बात नहीं, बहुत बार सीबीएसई वाला अमीर होता है सब। तो न्याय संगत की बात क्या करते हैं और मनोचित दशा का क्या होता है? न्याय संगत का मतलब होता है कि उसको उसी लायक काम दीजिए जिस लायक वो है। न्याय संगत काम देना और मनोचित दशा उपलब्ध कराना है। न्याय संगत काम और मनोचित दशा ये दोनों लगभग लगभग सेम चीज है। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रुप डी या कोई मेहनत करने वाला काम कर रहा है, फिजिकल वर्क, उस बेचारे को टाइफाइड हो गया, तो कहेगा ना आप तो यही वाला काम कर। तो रीजन है कि सरकार कोशिश करेगी कि जब तक वो तबियत उसकी ठीक नहीं है ना, तब तक के लिए उसको कोई आसान सा काम दे दे, ताकि वो काम भी करता रहे और तबियत के हिसाब से चलते रहे। जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है और रेलवे ग्रुप डी में हो गई हो, अब ग्रुप डी में तो मेहनत वाला काम है, तो गवर्नमेंट ये आदेश देती है कि नीति निर्देशक तो ये आदेश देता है कि उसको न्याय संगत और मनोचित दशा उपलब्ध करा दीजिए कि बेचारी काम कैसे कर पाएगी। तो उसे थोड़ा सा नॉर्मल वर्क में तब तक के लिए लगा दिया जाएगा जब तक वो गर्भवती रहती है यहाँ पर। तो ये मनोचित दशा, ये मेनली स्त्री को ध्यान में रखकर बनाया गया, क्योंकि हमेशा वही बिगड़ते रहती है। कब कान दुखाएगा, कब कमर दुखाएगा, कब गर्दन दुखाएगा, कब सुनाई नहीं देगा, कब उठवे नहीं करेगी, कब सुतले रह जाएगी, ज्यादा वही बिगड़ते रहती है। इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 42 लाया गया है। लड़का कहीं पढ़े स्त्री पुरुष रोग विशेषज्ञ नहीं देखेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो डिपार्टमेंट होता है आपका महिला रोग विशेषज्ञ। पुरुष को तो आधा बीमारी ओकरा बुखार आके खत्म हो जाता है तब कहता है परसों हमरा बुखार था। अब महिला को पहले ही पता चल जाता है परसों हमको बुखार होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रख के बनाएगा। लड़की से बुरा नहीं मानेगी सब, वैसे भी तो महिलाओं की कभी बुराई करते नहीं है। तो ध्यान देखिए, प्रसूति सहायता देना, इसको समझिए। मैटरनिटी हेल्प, मैटरनिटी लीव या मैटरनिटी हेल्प होता है प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता क्या होता है? देखिए, जब कोई महिला गर्भवती होती है तो ये तो नेचुरल कॉज है ये। तो कहा गया है कि उसको डिलीवरी जिस दिन उसका बच्चा होता है, तो डॉक्टर पहले बता देता है कि अगस्त में होगा कि नवंबर में हो जाएगा, इस तरह से लगभग डेट बता देता है। तो कहा गया है कि जब वो डॉक्टर से डेट लिखवा के आएगी ना, तो डिलीवरी के 3 महीना पहले उसको छुट्टी दे दीजिएगा, क्योंकि लास्ट के 3 महीने वो वर्क नहीं करना चाहिए, फिर लड़के पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और डिलीवरी जब हो जाए ना, तो उसके 3 महीना आगे तक छुट्टी दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितनी सरकार संविधान ध्यान में रखी है महिलाओं को कि डिलीवरी से 3 महीना पहले और डिलीवरी के 3 महीना बाद तक आप उसको छुट्टी दे दीजिएगा। और इस 6 महीने का सैलरी मत काटिएगा। सोचिए कितना बेहतरीन काम किया है कि 6 महीने का सैलरी भी नहीं काट रहा है। अच्छा काम किया कि नहीं किया? समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था केवल 2 बच्चों पे दीजिए। समझ आ गया कि नहीं? तो सालों भर को लोटे के लिए रहेगा, 6 महीना छुट्टी ले, तो 16-17 को पैदा कर देगा। एक से एक है सब। यहाँ पे एक आदमी था, पता नहीं क्या नाम था, अब्दुल नाम था। अब उसका 18 गो लड़का थे सब। इसको नाम खोजने में कितना दिक्कत होता है यार। 18 गो लड़का किस काम का है सब रे भाई? तो ये 18 लड़का पे आप प्रसूति सहायता दीजिएगा, सरकार का खजाना खाली हो जाएगा यहाँ पे। तो कहा गया है कि 2 बच्चों पर आप मैटरनिटी लीव दीजिएगा, और मिलता भी है। सरकारी नौकरी में रहिएगा तो मिलता है, प्राइवेट वाले नहीं देते हैं सब, मिलता है ये चीज। और अगर गर्ल्स लोग जो ड्यूटी करती हैं, लोग दरोगा में या किसी भी सरकारी नौकरी में, तो उन्हें एक स्पेशल लीव मिलता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए 3 दिन का स्पेशल लीव होता है महीना में। इसको सबसे पहले केरल ने चालू किया था। अभी हर एक राज्यों ने इसे चालू नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी चालू कर देना चाहिए, क्योंकि उनका नेचुरल प्रॉब्लम है, वो कोई नहीं रोक सकता। नेचुरल प्रॉब्लम है, आप भी पढ़े लिखे आप समझते हो। तो आपका स्पेशल लीव मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए और ये आपका मैटरनिटी लीव इसके लिए। इसी में कहा गया है कि जो छठुआ होने वाला है उसकी मम्मी को पैदा होने से 3 महीना पहले और 3 महीना बाद तक छुट्टी दीजिए। और जो उसका बाबूजी है, जो इस सारे कांड के पीछे वही है, वो जो है उसको भी छुट्टी दीजिए। तो कहा 3 महीना पहले से छुट्टी देंगे नहीं ना, उसको कहा गया कि 15 दिन पहले उसको छुट्टी दे दीजिए और 15 दिन बाद तक दीजिए। क्या आखिर उस महिला को देख रेख कौन करेगा? तो 15 दिन पहले से हॉस्पिटल ले आना ले जाना, कभी कभी देखते ना आज होगा फिर डेट हो जाता है, 1 हफ्ते बाद होगा, इस तरह से उसको भी बड़ा बर्डन होता है। फिर वो ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पाएगा। ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पाती, किसी महिला का लड़का होने वाला, उसके पति टेंशन में रहेगा या नॉर्मल होगा, ऑपरेशन से होगा। कभी कभी महिला डेथ हो जाती है, बहुत महिलाएं मर जाती हैं, लाखों मरती हैं हिंदुस्तान में डिलीवरी के वक्त में। अरे दुनिया को छोड़िए ना, शाहजहां जो था ना, उसकी पत्नी थी मुमताज, डिलीवरी के समय वो लड़का मर गया। ये तो लोग 14 को बच्चा पैदा किया था, लेकिन क्या कहेंगे, मुमताज खूबसूरत इतना थी कि क्या कहिएगा। 14 को लड़का हुए सब, हद है भैया, फैक्ट्री बना दिया। तो कहा गया है कि उसका जो पति है वो कहाँ से मनोचित दशा से कहाँ से काम कर पाएगा, मेंटली उसका पत्नी पे दिमाग लगा रहेगा वहां पे। इसलिए ओकरो छुट्टी दे दीजिए 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक दीजिए, ताकि मिठाई खिलाए, छठियार हो जाए, तब ना तनी सेवा सत्कार हो जाए। लड़का सबका छठियार सब होता है धूमधाम से। जब हो जाएगा तो 15 दिन बाद लड़का होने के 15 दिन बाद इसके पति आ जाएंगे काम करने के लिए। 3 महीना बाद उनकी मैडम आ जाएंगी, झुनझुना लेके, हाँ बाबू चलो यहाँ ड्यूटी करते हैं, झुनझुना को लेके। लेकिन अगर सरकार ये सुविधा नहीं दिया तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। नोट करके लीजिएगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं। काहे कुछ नहीं करिएगा? देख लीजिए भैया, काहे नहीं कुछ कीजिएगा। यहाँ पढ़िए, पहले ही बोला है कि ये करिएगा। हाँ, कुछ नहीं करे तो न्यायालय में जाइएगा। 37 में पहले बोल दिया, न्यायालय नहीं जा सकते। केरल महिलाओं को स्पेशल लीव देता है महीने में 3 दिन के लिए, बाकी राज्य नहीं देते, कुछ नहीं कर सकती है महिला। मैटरनिटी लीव हर राज्य देते हैं सब, क्योंकि उनको सुविधा है। लेकिन हर राज्य उनके पति को 15 दिन पहले 15 दिन बाद का छुट्टी नहीं देता है। और बात यह है कि छुट्टी जब सरकार देती है ना आपको, तो फिर उसका सैलरी भी देती है। तो ये आपको समझ में 42 किसके लिए? महिलाओं के लिए। न्याय संगत मनोचित क्या करना है? दशा उपलब्ध कराना। और क्या देना है भैया? प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है। ये किसमें हो गया? 42। 43 देखते हैं, कोई दिक्कत है 42 में? नहीं देगा तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी को दिक्कत? ग्रीन बोर्ड चेंज कर दीजिए सर। अरे भैया, ग्रीन बोर्ड चेंज कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। ये क्रोमा सूट बोलते हैं इसको, ग्रीन बोर्ड को क्रोमा सूट बोला जाता है। इस पे थोड़ा सा आंख पे रोशनी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। डॉक्टर को देखते ग्रीन यूज करता है। भैया पंजाबी में कौन कमेंट कर रहे हैं सर? देखिए आप लोग अजीब अजीब सा कमेंट कर रहे हैं। लाइव है तो आप पूछ रहे हैं कि सर दरोगा का क्या होगा? अभी ना बताया दरोगा का 25-27 के बीच में आपका दरोगा का स्टार्ट कर देंगे। अब फिर कह रहे हैं कि सर पीडीएफ वगैरह, पहले क्लास में कीजिए ना, फिर पीडीएफ देखिएगा। पीडीएफ आप 10 बार समझा रहे हैं, कोई लेट से ज्वाइन किया तो अभी से क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया। यहाँ पे मैप का क्लास पूछ रहा है भाई। आप लोग अगर इस तरह से आलतू फालतू का कमेंट करेंगे फिर ऑफ कर देंगे, फिर कमेंट समझ आया? अच्छे से कमेंट कीजिए ना, फिर हम या तो ऑफ कर देंगे या तो पढ़ेंगे ही नहीं। उधर आते रह रहा है कमेंट आपका, जरूरी कमेंट कीजिए ना आप, जो प्रॉब्लम है वो का। अब आप करेंगे सर हिस्ट्री का क्लास जब खत्म होगा ना, लास्ट में 5 मिनट आपको देंगे, आप उसमें जो मन वो पूछ लीजिएगा। अभी पूरी फोकस कीजिए पढ़ाई पे। अभी क्या पीडीएफ का प्रॉब्लम है, मैथ कब आएगा, क्या फीस आएगा, ये सब लास्ट में बोलेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अभी नहीं, दिमाग खराब कर दिया लोग। ये कह रहा है कि मेरा भी नाम ले लीजिए, इसका नाम है बकलोल कुमार। मेरा भी नाम लीजिए भाई, सबका नाम ले लेते हैं। आप जरा देखिए कितना तेजी से कमेंट कर रहे हैं लोग, कैसे पढ़ पाएंगे हम? अभी देखते कि उड़ जाता है। बसंत मौर्य विकास शुभ
शुभम, सबका नाम ले लिया, अमरजीत जी, सब लोग। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे 43 देखते हैं। 43 आर्टिकल 43 क्या चीज कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज। निर्वाह मजदूरी मतलब क्या होता है, लिविंग वेज। ये मैच करता है, जानते हैं किससे मैच करता है, याद कीजिए आपको। अनुच्छेद 23 में कहा गया था किसी से आप बेगारी नहीं करा सकते। बेगारी का मतलब होता है काम कराकर पैसा नहीं देना। ये 23 में था, याद है आपने? 24 में क्या था, 14 वर्ष से कम बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। लेकिन 23 याद कीजिए, याद है ना 23 क्या था? 23 में कि किसी से बेगारी नहीं करा सकते। बेगारी का मतलब काम कराने के बाद पैसा नहीं दे सकते। तो वो तो वहां एकदम 23 तो हमारा मूल अधिकार है, तो कोर्ट में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये क्या कर रहा है कि निर्वाह मजदूरी दीजिए। लेकिन मतलब क्या है निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज मतलब कि इतनी सैलरी दीजिए ना कि उसकी जिंदगी चल सके, निर्वाह कर सके, जीवन का निर्वहन कर सके। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कितना कर सके? जीवन का निर्वहन वो आराम से कर सके, तो लिविंग वेज। अब वहां क्या कर रहा था, आपको कुछ ना कुछ तो पैसा देना ही है, और नहीं देंगे तो केस कर देगा। लेकिन यहाँ कर रहा है कि आपको इतना पैसा देना है कि जिंदगी बीत सके। इसका बहुत मिसयूज होता है, क्योंकि ये तो 43 है भाई। जब 43 है तो 43 होने के कारण इसको तो आप नीति नहीं दे सकता, तो मैं रखेंगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिखेंगे आपको स्कूल में। जो स्कूल होते हैं ना प्राइवेट स्कूल, ये महिलाओं को मिस को टीचर में रख लेते हैं। मिस मिस जी ये करिए, 1500 से लेकर 4000 रुपए सैलरी होती है इनके बीच में। 1500 रुपया अगर किसी टीचर को आप महीना की सैलरी दीजिएगा तो क्या पढ़ाएगा भैया? वो पढ़ाएगा? पैसों में बड़ी जान होता है। आपको पता है सुबह से हम चाय नहीं पिए फिर भी पढ़ा रहे हैं। नहाए कि नहीं नहाए जी? नहीं नहाए। आज देर से सो के उठे थे, रेलवे वाला बैच था, उठाए सर रेलवे का बैच, उठ गए। देख रहे हैं यहाँ पे क्यों? क्योंकि आप लोग पैसा दिए लोग, और जान रहे हैं हम कि जितना हम अच्छा से पढ़ाएंगे उतने आप पैसा दीजिएगा। बहुत गर्मी होता है पैसा में, ये नहीं देखता है। भूख लगल है, अभी बोलना नहीं जा रहा है, लेकिन हम स्टोर किया हुआ ऊर्जा खींच खींच के पढ़ा रहे हैं आपको कि ना पढ़ाएंगे उसके बाद चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, कुछ भी करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते हम लोग। रीजन क्या है? क्योंकि भाई पैसे मिलते हैं। सर प्राइवेट स्कूल में वो बेचारी को 1500 रुपया सैलरी, उतना में उसका खाली मेकअप का खर्चा निकलता है। वो भी सोचती है घर बैठने से अच्छा यही काम कर देता है। ये दिक्कत हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि केवल सरकारी स्कूल में, हर जगह प्रॉब्लम हो गया। इंजीनियर करने के बाद कॉल सेंटर में बैठा दिया, 8000 उठा रहा है, हेलो मैं वोडाफोन से आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, जान लेने के लिए एक दवाएं, जान देने के लिए दो दवाएं, इस टाइप कर देते हैं ना वहां पे। तो कह रहा है कि सैलरी इतना दीजिए कि कम से कम जिंदगी बीत सके। निर्वाह योग्य मजदूरी, ये नहीं कि दिन भर करा के उसको 8 रुपया थमा दिए जाओ। अब 8 रुपया भी अगर आप थमा दीजिए ना, तो वो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 23 कहता है कि फ्री में नहीं करा सकते, तब वो हाई कोर्ट चल जाएगा। फ्री में करा देंगे तो कर 8 रुपया देवे किया भाई, कम से कम कितना देना आपको? निर्वाह मजदूरी। इसी को कहते हैं हम लोग न्यूनतम वेतन। तो आप लोग बनवाते होंगे आय प्रमाण पत्र कि हमारा कम से कम कितनी सैलरी है, तो न्यूनतम आय बना देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें कुछ चीजें बाद में भी जोड़ी गई, जहां कखा देखिएगा ना, समझिए बाद में जोड़ लें। 43 का क में कहा है कामगारों की भागीदारी। कामगारों की भागीदारी का मतलब क्या होता है? किसी भी फैक्ट्री कारखाना जहां पे चल रहा है वहां बहुत सारे लेबर होते हैं, तो कहा गया है कि जब मैनेजमेंट की बात आएगी ना, तो लेबर की भी भागीदारी लीजिएगा। लेबर की भागीदारी का सेंस क्या है कि ड्यूटी कितने बजे से आना है, एक बार लेबर से भी पूछ लीजिएगा। छुट्टी दशहरे की कब से होनी चाहिए, कब तक होना चाहिए, मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप कोशिश कीजिएगा कि उसमें जितने काम करने वाले हैं उसमें भागीदारी होनी चाहिए। और ये अच्छा भी है। जैसे आपका पॉलिटी का क्लास 11 बजे से लाइव होता है, मान के चलिए हम इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे काम करो पॉलिटी का क्लास रात 2 बजे से होगा। तो हम तो सब कुछ है, हम कर देंगे, तो आपको आना ही पड़ेगा 2 बजे, नहीं तो बाद में आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आप वॉल्यूम वाले सेक्शन में जाके पढ़ना पड़ेगा आपको, लाइव नहीं पढ़ पाइएगा इसे। तो क्या ये अच्छी बात है? गलत बात है। तो संविधान वालों ने इसे कह दिया है कि कोई भी डिसीजन से पहले आप अपने कामगारों से डिस्कस कर लीजिएगा। तो हमें कोई भी डिसीजन लेना होगा, बैच के लास्ट में 5 मिनट आपसे बातचीत करके डिसीजन ले सकते हैं। अभी कोई चेंज होने वाला नहीं है, हम एक समझा रहे हैं। तो कहीं भी आप अपने घर में भी रहिएगा, तो देखिएगा पिताजी माताजी कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो आप अगर बड़े हो गए तो आप लोग से भी सलाह मशवरा करते हैं, समझा कि नहीं? तो इसमें कहा गया कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी जल्दी करती नहीं है। प्राइवेट को गोली मारी सरकार नहीं करती है। कैसे एग्जांपल देते हैं? बीएसएनएल। बीएसएनएल को सरकार ने बेच दिया, आधा से ज्यादा बेच दिया बीएसएनएल को। क्या बीएसएनएल के किसी कामगार कर्मचारी से पूछा कि आपको हम बेचने जा रहे हैं? नहीं ना पूछा। और आप लोग को भी बोलते हैं, आप लोग जितना बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते हैं, जब सरकारी नौकरी लग जाती है ना, तो आप ही लोग सरकारी को बर्बाद करते हैं। आप ही से पूछते हैं, अगर एक प्राइवेट ट्रेन है और एक सरकारी ट्रेन है, ट्रेन छोड़िए, अभी सरकारी प्राइवेट तो पूरी तरह से आया नहीं, बस देखेंगे ना, सरकारी बस भी है प्राइवेट बस भी है, किसमें आप चढ़ना चालू चाहेंगे? प्राइवेट, क्योंकि वो फैसिलिटी सर्विस देता है। और सरकारी वाला है तरीका में 40,000 तनख्वाह मिलेगा, आओ चाहे मत बाहर में जाओ यहाँ पर। तो गलती उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ किया है। इसलिए जनता का मोह जो है वो सरकारी कर्मचारियों से थोड़ा सा उजड़ गया है। जनता सरकारी कर्मचारियों के फेवर में नहीं उतरती है, वही उतरते हैं जो सरकारी नौकरी में है या तैयारी कर रहे हैं कि हमें प्राइवेट मत कीजिए। तो कामगारों की भागीदारी का मतलब समझ में आ गया। अब बताइए इसे संशोधन करके जोड़ा, अच्छा किया या गलत किया? कौन बकलोल बोलेगा कि गलत किया? भाई अच्छा ही किया, अच्छा किया ना जी। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला देखते हैं 43 का कौन सा? ख। तो क हो गया ना, ख कर रहा है सहकारी समिति, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? सहकारी। मान लीजिए कोई काम करना है तो सरकार की जिम्मेदारी वो काम करे। जैसे मान लीजिए नहर बनाना है, अब नहर बनाने के बाद उसको किस गांव में सप्लाई देना है, कैसे करना है, तो सरकार पगला जाती है। तो यहाँ कहा गया है कि सरकार कोशिश करेगी कि वो क्या बना दे, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब गांव के ही 25-30 आदमी से ग्रुप बना के और काम सौंप दीजिए कि लो भैया तुम ही करो। उसे कहते हैं सहकारी। सह मतलब साथ में, कारी मतलब काम करने वाला, को मतलब एक साथ, ऑपरेटिव मतलब ऑपरेट करने वाला। गांव के लोग ही मिलकर किसी चीज को जब ऑपरेट करने लगते हैं तो उसे कहते हैं कोऑपरेटिव। उसमें सरकार केवल डिसीजन देती है कि हाँ ऐसे नहीं करो, ऐसे मत करो। ये अमूल दूध सुने हैं, कोऑपरेटिव है। सुधा डेयरी सरकार का भी हिस्सेदारी। कोऑपरेटिव बैंक, उसमें 20 लोगों की कमेटी है, वही डिसीजन करते हैं। सरकार कहती नहीं ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, क्योंकि सरकार के पास ज्यादा अनुभव। तो 43 काफी इंपॉर्टेंट है, समझ कि नहीं? महिलाओं के लिए 42। किसी को दिक्कत? इसका एक ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या चीज है? 41, 42, 43 का दमन। दमन कैसे है दमन भाई? तो देखिए ध्यान से, इसको हम नीचे करते हैं। आप अगर 41 में देखेंगे तो कुछ दशाओं में, यहाँ ना कुछ दशाओं में, और 42 में देखेंगे तो मनोचित, मनोचित है कि नहीं, और 43 में देखेंगे तो निर्वाह योग्य मजदूरी। तो इसी को बोल दीजिए शॉर्टकट में दमन। किस क्या चीज है भाई? 41, 42, 43। 41 में क्या है? कुछ दशाओं में आपको सहायता प्राप्त करना है। मां से क्या है? मनोचित दशा देना है। मनोचित, मनोचित क्या है? अब किसी गर्भवती महिला से काम कराएगी, उसके मन के लिए उचित है? नहीं ना। किसी कोई बीमार पड़ गया उसे काम कराएगी, उसके मन के लिए उचित है? नहीं है। तो मां से मनोचित। और ना से क्या है? निर्वाह योग्य मजदूरी। उससे इतना नौकरी, उससे इतना काम कराएगी कि उसकी जिंदगी का निर्वाह हो सके। तो 41, 42, 43 इसका शॉर्टकट में क्या है? दमन। 10 है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, विकलांग महिला, विधवा, वृद्ध, इस सबको। मां से मनोचित। अब मनोचित में से इतना ध्यान रखिएगा गर्भवती महिला भी इसी की कैटेगरी में आ जाते हैं। निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब कम से एक मिनिमम सैलरी आप कम से कम उनको दिया कीजिए। यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं?
कमेंट में इतना ज्यादा कमेंट कर देते हैं, फिर ऑफ कर देंगे बाबू कमेंट आप लोग, फिर आप कहिएगा कि सर कमेंट ऑफ कर दिए, आप लोग मिसयूज कर रहे हैं कमेंट का, ठीक है। बाकी लड़कों को डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई कैसे कर रहा होगा वहां पर, नीचे इतना कमेंट चल रहा होगा, जैसे यहाँ देखिए तो इतना कमेंट चल रहा है, नीचे धड़ाधड़ कमेंट चल रहा है, उसको दिक्कत होता होगा ना। बाकी जो कम से कम जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनको इसीलिए ना फीस को हाई रखना चाहिए। हमारे सर भी कहा करते थे कि देखो समाज सेवा एक लिमिट तक नहीं रखना चाहिए। अब क्या है कि 11 रुपये का भी फीस था, 99 था, 199 था, यही था ना। तो आजकल 200 रुपये का कोई बात नहीं है, जियो के डाटा से सस्ता हो गया, 4 महीने जियो भी नहीं देगा, 2 महीने 200 रुपये में हम आपको उतना दे रहे हैं। उसी का नतीजा ये हो गया कि धड़ाधड़ कमेंट मारते जाओ, कोई मतलब नहीं बनता, अगर फीस ज्यादा रखो, ये ऐसा आदत रहेगा ना, फिर अगले किसी सब्जेक्ट का फी नहीं कम करेंगे। आप मिसयूज नहीं कीजिए बाबू, हम आपको दिए पढ़ने के लिए, क्या धड़ाधड़ पूछते जा रहे हैं आप लोग, ये जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसको पूछना नहीं है। चलिए बाबू, जिनको कमेंट से प्रॉब्लम हो रहा है ना, सुनिए ध्यान से, जिन लड़कों को कमेंट से प्रॉब्लम है फुल स्क्रीन कर लो, फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, मोबाइल में कमेंट नहीं दिखेगा, सबको छोड़िए, कुछ कुछ बेवकूफी है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, समान सिविल संहिता 42-43 तक तो देख लिया। 43 के क में क्या है भाई, कामगारों की भागीदारी, और ख में क्या है, सहकारी समिति, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कामगारों की भागीदारी और ये वाला चीज को ध्यान दीजिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 44, देखिए समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, हिंदी देखिएगा हम गलत लिख देते हैं इसको, समान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। सिविल को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। सिविल को इंग्लिश में सिविल कहते हैं, कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसमें समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी का मेंस लिखेगा तो उसमें क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपका समान सिविल संहिता के बारे में। चलिए अब देखिए ध्यान से, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ कुछ संहिता आप पहले से पढ़ा होंगे। कुछ लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर रेलवे का बैच कब आएगा, बेवकूफ 1 घंटा पहले रेलवे का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, अब उसमें आप समझिएगा। यहाँ पे ज्यादा उल्टा सीधा कमेंट करेंगे ना तो फिर यहाँ से हम ना ब्लॉक कर देंगे, फिर आप एडमिशन लिए भी है ना तो आप पैसा आपका डूब जाएगा, आप यहाँ से लाइव नहीं हो पाएंगे और फिर दोबारा आप परचेज भी नहीं कर पाएंगे। बाकी कम से कम पढ़ने वाले लड़कों को ध्यान से डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आप कितनी बार समझाया, बच्चा नहीं ना है। देखिए कुछ नियम समझिए, अगर आप क्राइम करेंगे तो उसे कहते हैं अपराध संहिता, दंड संहिता, जिसे कहते हैं पीनल कोड। अब कोई अपराध कर दिया ना, उसको कैसे लतियाएंगे, उसे कहते हैं दंड संहिता या पीनल कोड। चुनाव में क्या नियम कानून रहेगा, उसे कहते हैं आचार संहिता। समझा कि नहीं, आचार संहिता। आप बताइए क्या बिहार में चुनाव का अलग नियम होता है, यूपी में अलग होता है, केरला में अलग होता है? नहीं होता है, हर जगह एक रहते हैं चुनाव के नियम। क्या 48 घंटे पहले आपको प्रचार बंद कर देना है, कैसे कैसे क्या नियम है? क्या केरला में मर्डर करेंगे तो दूसरी सजा है, बंगाल में करेंगे तो दूसरा है? नहीं ना। क्या केरला में मुस्लिम का अलग नियम है, मुस्लिम मर्डर करेगा तो दूसरा है, हिंदू मर्डर करेगा तो दूसरा है? नहीं है। तो हिंदुस्तान में क्रिमिनल कोड सेम है और आपका सिविल कोड भी, मतलब ये आपका जो चुनाव की आचार संहिता वो भी सेम है। लेकिन सिविल कोड क्या है कि सिविल कोड में मेनली 3-4 चीजें आती हैं, आप ध्यान से समझिएगा। पहला आता है आपका विवाह। अब विवाह हुआ है तो कहीं ना कहीं तलाक हो जाएगा, तलाक का वीडियो बना के पढ़ा चुके हैं, तलाक की बिद्दत खत्म हुआ है। और क्या हो जाएगा, वसीयत। वसीयत, वसीयत मतलब समझते हैं उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का कुछ नियम कानून होता है। अब ये मुसलमान हिंदू में थोड़ा थोड़ा चेंज होते हैं सब, यहाँ समझिए। चौथा गोद लेना, गोद लेना, गोद लेने में नियम है आप अपने से 21 साल छोटा लड़का या लड़की गोद ले सकते हैं। पता चला कि 25 साल उम्र है, 24 साल की लड़की गोद ले लीजिए, गोद ले लीजिए, चौकट कर देगा वहाँ पे। गोद लेने के लिए नियम कितना है कि 21 साल छोटी रहनी चाहिए आपसे, गोद लेने का नियम सब में अलग अलग है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, सामूहिक रूप से वो धार्मिक पालन कर सकता है, धार्मिक कार्य के लिए रखा हुआ धन टैक्स नहीं रहेगा और विद्यालयों में आपकी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन 25 है, यही ना आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि हर धर्म की रीतियां अलग है, लेकिन हमारा आर्टिकल 13 क्या कहता है, पढ़ा चुके आपको। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी ऐसा नियम कानून लीगल ही नहीं रहेगा जो दूसरे को तकलीफ पहुंचाता हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। दूसरे को तकलीफ पहुंचाएगा तो उसे रहने नहीं देंगे। फिर वो आर्टिकल 25 की तरह ये नहीं कहेगा कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो इसी में विवाह का नियम आ गया, हिंदू भी विवाह एक करेगा, मुसलमान भी एक, मुसलमान में पॉलीगैमी है, बहुत सारे विवाह कर सकता है। अब बात समझिए, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग क्यों उठ रही है, ये काफी मुश्किल है। इससे ऐसा नहीं कि केवल हिंदू को तकलीफ होगा या केवल मुसलमान को तकलीफ होगा, इससे सबसे बड़ा दिक्कत गवर्नमेंट को पूरा रिकॉर्ड चेंज करना पड़ जाएगा। तो उसमें गवर्नमेंट अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है, वरना अगर देखिएगा इतना ईजी रहता तो गवर्नमेंट तुरंत ला देती, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों में बहुमत है। इतना किसानों पर विद्रोह हुआ, कहाँ कुछ हुआ। विवाह देखिए समझिए ध्यान से, अनुच्छेद 25 कहता है कि हम किसी भी मतलब हर एक तरह की धार्मिक स्वतंत्रता हम अपना धर्म मान सकते हैं। तो इस्लाम धर्म में है कि आप एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, ठीक है, चलिए मानते हैं कर सकते हैं यहाँ पे। अब अनुच्छेद 13 देखिए ध्यान से क्या कहता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि लड़का लड़की सब बराबर है, ऐसा कोई कानून पहले का नहीं रहना चाहिए जो बाद के किसी कानून को तकलीफ पहुंचाए। इस्लाम में कहा गया कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ शर्त है। आपकी पहली बीवी मर गई हो या फिर पहली बीवी से बच्चे ना हो, तो पहली बीवी मर गई है तो नॉर्मली लोग कर लेते हैं, वो किसी भी धर्म में हो। अगर पहली बीवी है, दूसरी शादी करना चाहते हैं तो कंडीशन अगर उससे बच्चे नहीं हुए हो तब। और इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है ना पहली बीवी को होते हुए भी, तो पहली बीवी से आपको लिखित में परमिशन लेना होगा। तो ये लोग ब्याह करते समय ये कानून भूल जाते हैं, लेकिन उनको दिखता है ना हमारा 2 ब्याह करना है। अब महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी, कहीं क्या भैया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कहा, तो कहा कि देखिए मूल अधिकार कहता है कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कहा ठीक है,
लड़का लड़की पे भेदभाव नहीं हो। तो महिलाओं ने कहा कि एक पुरुष 4 गो मेहरारू रख सकता है, महिला 4 गो हस्बैंड रख सकती है? नहीं रखने देगा, उसका हस्बैंड भगा देगा उसको यहाँ पर। तो ये पॉलीगेमी का नियम जो है वो केवल मुसलमान पुरुष में ये ज्यादा प्रचलन था। हालांकि ये जो चीजें हैं, बहु विवाह जो है, ये अशिक्षितता का इसका मुख्य कारण होता है। आप रामविलास पासवान को देखेंगे ना, ये बिहार के हैं, नेता हैं, पहले रेल मंत्री भी रहे थे, उन्होंने भी 2 शादी किया है। दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने 2 शादी। मुलायम सिंह को देखिए 2 शादी किया। तो ये एक अलग चीज है। तो इसमें कहा गया है कि नहीं भैया, हिंदू भी एगो शादी और मुसलमान भी एक शादी, क्योंकि समान सिविल संहिता रहना चाहिए। आप हिंदू है ना, तो आप 7 फेरा लीजिए, हम आपकी रीतियों को नहीं मना कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 25 कहता है रीति नहीं चेंज कर सकते। आप मुसलमान है ना, तो आप कहिए निकाह कबूल है, आधा किलो छोहाड़ा लुटा दीजिए। मुसलमान में शादी होता है तो छोहाड़ा खिलाया जाता है, शुभ माना जाता है मुसलमान में छोहाड़ा। जैसे हिंदू धर्म में नारियल कैसे शुभ है, वैसे मुसलमान में छोहाड़ा और खजूर शुभ होता है। अलग अलग अपना अपना देखिए ना, गजब भाई, यहाँ पे फल को भी बांट लिया, नारियल तुम्हारा छोहाड़ा मेरा। तो इसमें कहा गया है कि आप रीति अलग रखिए। ईसाई को शादी करना है मोमबत्ती जला के शादी कर लिया, हिंदू को शादी करना है तो अग्निकुंड जलाना है, मुसलमान को शादी करना है मौलाना साहब से कबूल है। तो कहता है संविधान कि सबके लिए नियम कानून सेम रहना चाहिए। विवाह का ऐसा नहीं है कि आप बहु विवाह कर लीजिए, 4 को मेहरारू रख लीजिए, एगो के रहने के बाद भी दूसरा रख लीजिए, ये गलत भी है, महिलाओं को बड़ा झमेला होता था। तो ये दोनों के लिए सेम है भाई, एक हस्बैंड एक वाइफ। वैसे भी महिलाएं कम है, सोच रहा है एगो 4 को करेगा तो घट जाएगा, हम लोग को तो भी दिक्कत ना हो जाएगा, नेपाल से लाएंगे लोग क्या। अब उसी में कहता है समान सिविल संहिता के तहत कि आप लोग, हाँ शशि थरूर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर शशि थरूर भी, ठीक है दूधू को पति वालों को लिस्ट बना के रख ले कमेंट करके लिस्ट में दे रहा है सर एक सबनी के दूधू को पति थे। चलिए एकरो हमको लग रहा है आइडिया है, काहे लिए ये लिस्ट काहे लिए बनाया, हमको भी लग रहा है ना ये बहाना बनाया है कि अगर कोई बोलेगा ती का 2 बियाह कर लिया तो लिस्ट दिखाएगा, देखो इतना बड़ आदमी किया। अरे भैया 2 बियाह करेगा ना तो फिर 2 बियाह करेगा तो फिर नरक देख लेगा पृथ्वी पे। देखिए तो ये विवाह का कानून हो गया, पॉलीगेमी खत्म कर देगा। तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को खत्म कर दिया, तलाक के बिद्दत को खत्म किया। तलाक पर हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं कि ये महिलाओं के लिए एक तरह के उनके लिबर्टी के खिलाफ था, उनकी पूरी जिंदगी 3 तलाक के अंडर में खत्म हो जाती थी। तो ये अभी भी समान सिविल संहिता आया नहीं है, जिस दिन आएगा ना तो हिंदू भी तलाक दे सकता है और मुसलमान भी तलाक दे सकता है, लेकिन सबको तलाक देने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं। अब मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये है वो है, मौलाना लोग इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे इस्लाम खत्म हो जाएगा, अच्छा इस्लाम खत्म हो जाएगा, हम बोल देंगे तो मुसलमान लोग हमारे खिलाफ हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, इसीलिए ये सब बतिया एप्लीकेशन पे बोलते हैं। इस्लाम में नियम है, इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए काहे काटिए, तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाढ़ में गया, पर हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा। वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको, वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच के मार देता है सब, सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए, अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहां पे। तो वहां पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहां कोई मौलाना साहब विरोध नहीं किए। लेकिन ब्याह का जब कानून आ गया तो ना हमारा इस्लाम का अलग कानून है, ब्याह में 2 ब्याह करेंगे 3 तलाक देंगे, सुप्रीम कोर्ट धो दिया यहाँ पे। और हम गारंटी कहते हैं कि
गवर्नमेंट लेके चली आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, पक्का लेके चली आएगी। अभी वो तैयारी में है। इससे कुछ खास देखिए, पढ़े लिखे मुसलमान को या हिंदू को कोई तकलीफ नहीं आएगा। कोर्ट अभी भी दरवाजा रखा हुआ है कि आप तलाक दे सकते हैं। बड़े बड़े लोगों के तलाक की अर्जी चलती है। जमुई के डीएम दीपक कुमार का वत्सला के साथ भी नहीं चल रहा है। कोनो पहले से डीएम साहब बोल रहे हैं कि हमारी मेहरुआ पहले से फसल है। कोनो दुकान झा जी से बतिया रही थी, 2700 बार कॉल की थी। गजब हाल है भाई, 2700 बार। तो डाउट वाला बतिये लग रहा है भाई। आप किसी फ्रेंड को 2700 बार थोड़े ना कॉल करिए। लड़का लड़कियां कौन सी बतियाता है सब इतना। तो भाई विवाह, उन्होंने लालू यादव के बेटा तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी में उनका भी तलाक चल रहा है। तो वो 3 तलाक धड़ाक 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 थोड़ी ना खत्म किया, तो अभी भी खत्म हो गया है कानून। तो दोनों का नियम सेम रहेगा। हाँ, रीतियां अलग रहेंगी लेकिन नियम सेम रहेंगे। वसीयत, वसीयत मतलब किसका? देखिए, इस्लाम में नियम है कि अगर दादाजी जिंदा है और किसी का बाप मर गया, ठीक है, तो उसका बाप मर गया लेकिन दादाजी जिंदा है। अब वो उसकी जो संपत्ति होगी इसमें छोटका का अधिकार नहीं है। अब ये दादा की मेहरबानी पे है, उस छोटका को देंगे कि नहीं देंगे इस्लाम के कानून के हिसाब से, ठीक है। जबकि हिंदू धर्म के कानून के हिसाब से अगर कोई महिला, अगर कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, अपनी माँ के पेट में है और उसके पिता का मान लीजिए एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई और उसके बाद ये जन्म लेता है, तो भी इसका अधिकार है। ये भी अच्छा। इस्लाम में है कि महिलाओं को भी अधिकार है संपत्ति में। हिंदुओं को पहले नहीं था लेकिन अभी संशोधन करके दिया गया। लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ में महिलाओं का संपत्ति में अधिकार नहीं था, संशोधन करके दिया है, लेकिन इस्लाम में पहले से था। तो हिंदू धर्म की जो पर्सनल नियम थे उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ खराबियाँ थी। जैसे सती प्रथा, कोई भी बताइए तो ये गलत था कि नहीं था? बाल भी बताइए तो ये गलत था कि नहीं था? बाल विवाह, 12 साल की उम्र पे शादी कर देते थे। अब 12 साल पे शादी करो तो लड़कों तो 12-13 साल का करो ना, तो ससुरा लड़कवा रहता था 30 साल का, लड़कियां रहती थी 12 साल का, ये ना गलत हो जाता था। तो हिंदू धर्म में कुरीतियां थी, लेकिन हिंदू धर्म ने शिक्षा को अपनाया। उसने लगा कि नहीं ये जरूरी है हमारे समाज के लिए, इसलिए हिंदू धर्म आगे निकल गया वहां पे समाज के लेके। लेकिन ये अभी भी लोग कट्टरता पुराने वाला हम फॉलो करेंगे, अपडेट लाएंगे नहीं यहाँ पर। तो सरकार कहती है कि भाई देखिए, वसीयत का जो नियम कानून रहेगा ना, सबका सेम रहेगा, जो हिंदू मुस्लिम सबका सेम रहेगा, ठीक है। गोद लेने का नियम भी सबका सेम रहेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक तरह से जरूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में स्पष्ट बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी धर्म के रीति में छेड़छाड़ नहीं करेगा, केवल ये नियम बना देगा कि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से तलाक दीजिए। और तलाक पॉसिबल भी है। रीजन समझिए तलाक का क्या है। मैं बहुत लोग में विवाद हो जाता है। महिलाओं में वो खराबी जानते हैं क्या होता है? जब इनको गुस्सा चढ़ेगा ना, गुस्सा चढ़ेगा तो इनको ये समझ में नहीं आएगा कि किसको कितना बोल रहे हैं। ऐसा ऐसा बात बोल देगी सब ना कि आदमी पगला जाएगा वहां पे। गुस्सिया के आधा 80% तलाक केवल जुबान की गंदगी से होता है। इतना टफ वर्ड बोल देते हैं कि दिल के तकलीफ है। कह देंगे तू और से अच्छा तो हमारा रिक्शा वाला से बिया हो गया रहता। बताइए ये गलत बात है कि नहीं है? रिक्शा वाला से बिया, एक पुरुष क्यों जाना जाता है? कमाने के लिए, मुख्य रूप से वो कमाने के लिए जाना जाता है कि कभी भी ये कमाएगा। जिस वजह से वो जाना जाता है कमाने के लिए, तो तू बोलती है कि रिक्शा वाला से बिया हो जाता है। यानी कमाने के लेवल में तूने सबसे नीचे फेंक दिया, उसको फेंक दिया ना। इसी में पुरुष कह देगा महिला को कि महिला क्यों जानी जाती है? इज्जत के लिए, सम्मान के लिए। कह दी कि तोरा से तो वैश्या से बिया हो गया रहता, तो ओकरा के फेंक दिया नीचे, एकरा फेंक दी नीचे, ले मार हो गया यहाँ पे। सबसे गलत बात है। आप लोग की भी जब शादी बिया होगी ना, जब भी लड़ाई झगड़ा होगा तो कह दीजिएगा तुमको आज जितना बोलना है बोल दो, हम कल बोलेंगे, तुरंत मत बोलिएगा, नहीं तो फिर वही हो जाएगा तलाक। समझ में आएगा? तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये नियम आना चाहिए। लेकिन इसको ना मीडिया इस तरह से दिखा रहा है ना कि ये गेम चेंजर साबित हो जाएगा देश के लिए। कुछ साबित नहीं होगा। समझ आएगी ना क्या? तलाक वैसे भी धीरे धीरे बहु विवाह,
पॉलीगेमी अब धीरे धीरे अपने पतन के कगार पर। अब बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो दो दो को शादी कर रहे हैं, क्योंकि समाज थूक मार देता है। समाज छोड़ो ना, थूको ना, उहे दुगो इतना ना दिमाग चाट जाएगी सब ना बेचारा सुसाइड कर लेगा वहां पे। तलाक वगैरह ये तो अब खत्म ही हो गया। तलाक बिद्दत, वसीयत तलाक बिद्दत का हम आपको पढ़ा चुके हैं अलग से चैप्टर में। तो ये आपको कौन सा समझ में आ गया? आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। गोवा ने तो लागू कर दिया समान सिविल संहिता को। किस राज्य ने लागू कर दिया? गोवा ने। इसे कंपलसरी लागू क्यों नहीं किया जा सका? जब देश आजाद हुआ था तो हिंदू मुस्लिम के दंगे बहुत भयानक हुए थे, उसी समय लागू कर देता तो ज्यादा विवाद हो जाता, इसलिए इसको छोड़ दिया राज्य की सहमति पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए ध्यान से आगे समझते हैं। किसी को कोई कह रहा है कि सर हमारे यहाँ वसीयत को लेके झगड़ा हो गया। भाई होते रहता है वसीयत को लेके झगड़ा। समझ आ गया? मैप का क्लास आज से चालू नहीं होगा जी, फिर कमेंट कर रहा है। चलिए ध्यान से समझते हैं। आज से मैप का क्लास चालू नहीं होगा। अगला आर्टिकल कौन सा होगा? 45। ये समझ में आ गया? आपका पीडीएफ दिया हुआ है, अब क्लास के बाद आप देखिएगा पीडीएफ दिया है कि नहीं। आर्टिकल 45 देखते हैं। आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में क्या चीज है भाई? तो देखिए आर्टिकल 45 में बोला गया है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन्हें आप फ्री में शिक्षा दीजिएगा। अब जरा देखिए ये संविधान बना कब था? 1950 में। 1950 में हमारे पास इतने पैसे थे कि हम सबको फ्री में शिक्षा दे सके? उतने पैसे नहीं थे उसमें। तो जब पैसे नहीं थे उस टाइम 1950 में, तो हम इसे मूल अधिकार में कैसे डाल सकते थे? मूल अधिकार में तो रहेगा नहीं, तो इसलिए इसको नीति निदेशक तत्व में डाल दिया गया कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे, कि कम से कम नाम लिखना सीख जाए, कुछ पढ़ ले, पूरी तरह से अनपढ़ न रहे। तो प्राथमिक शिक्षा की बात थी। अब 14 वर्ष के बच्चों को बीटेक थोड़ा करा दीजिएगा। ये क्या थी? प्राइमरी एजुकेशन थी, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा। लेकिन आप खुद बताइए कि नीति निदेशक तत्व लागू हो सकता है? नहीं लागू हो सकता। तो इसके लिए किया गया हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कौन सा संशोधन हुआ भैया? 46वां संविधान संशोधन कर दिया गया। और इस संशोधन द्वारा कहा गया कि नहीं, अब शिक्षा का जो अधिकार है ये नीति निदेशक तत्व जो हमें निर्देश दे रहा था, अब हम इसे निर्देश न देके इसे कंपलसरी कर देंगे। और इसे कहां डाल दिया गया? आर्टिकल 21 का कॉमेंट। आर्टिकल 21 के कॉमेंट क्या कर दिया गया? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। बना दिया कि नहीं बना दिया? ये तो हम आपको मूल अधिकार पढ़ा रहे थे तो उस वक्त भी बताए थे। शिक्षा का अधिकार क्या हो गया? मूल अधिकार हो गया। अब आपको कोई प्राथमिक शिक्षा नहीं देता है तो आप जा सकते हैं। 86वां संशोधन 2002 द्वारा इसे कर दिया गया। और इसमें दो बातें कही गई, ध्यान से समझिए। कहा गया कि जो बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु में है, इसमें आप उसे एजुकेशन दीजिएगा। क्या देना है? एजुकेशन, शिक्षा देना, प्राथमिक शिक्षा देना। एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है, एजुकेशन और इक्वेशन ऐसा वर्ड होता है जिसमें पांचों वावेल आते हैं, ए ई आई ओ यू। इक्वेशन भी लीजिएगा तो उसमें भी आ जाते हैं पांचों वावेल। तो इसमें 6 से 14 वर्ष को देना है। और जो 6 वर्ष से कम आयु का है ना, उसके हेल्थ पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? हेल्थ पे। यानी जो पैदा हुआ है, जीरो लिखे पैदा होते उसके हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिए ये दिया भी जाता है। पैदा होते तुरंत आपको देखिए लड़का पैदा होगा ना सरकारी हॉस्पिटल में, एक हफ्ता के अंदर उसको बीसीजी का इंजेक्शन, पोलियो का सरकारी हॉस्पिटल में लगता है, आपको 1 रुपया नहीं लगता है। वो तो वहां की जो नर्स रहती है सब आपसे 10-5 रुपया ले लेती है। सो खुशी से आपको वैसे भी दे देना चाहिए, लो भैया लो 10 रुपया ले लो, क्या जाता है। लेकिन कब गलत हो जाता है कि पैसा दोगे तब पे करेंगे, ये गलत हो जाता है। यार हम खुशी से दे देंगे, कोई दिक्कत। किसी का लड़का हुआ भी इतना गिनेगा कि सरकार तुमको दी है, ये 10 रुपया नहीं देंगे। अरे यार 10 रुपया दे दो, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर वो जबरदस्ती मांगेगी, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे, ये गलत हो जाता है। तो ये हो गया आपका हेल्थ के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप ऐसा मत कीजिएगा नहीं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को केवल शिक्षा देना। पहले उनको हेल्थ ठीक रखिएगा ना। लड़का जब 6 साल से कम रहता है ना, ससुर हमेशा बिगड़ने रहता है। कब उसका दांत निकलेगा, कब पेट दुखाएगा, कभी कुछ होगा। और लड़का को क्या हो रहा है पता तो नहीं चलता है क्या हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है? ये हो गया आपका आर्टिकल कितना? 45। अब आपको एक बात बताइए, एक चीज तो आप ही समझ गए कि आर्टिकल जो 36 से 51 के बीच में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जितनी चीजें, अगर आप उसे फोर्सली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको संविधान में एक संशोधन करना पड़ेगा। 44 जो था ना इससे पहले आपका समान सिविल संहिता, वो भी तो है आपका समान सिविल संहिता। किसमें? 36 से 51 तक लागू है? नहीं। अगर इसे लागू करना पड़ेगा तो मोदी जी को एक संशोधन करना पड़ेगा, तभी ये लागू हो सकता है। अब इसके बाद क्या समझते हैं? 45 तो समझ गए। 45 के बाद क्या आएगा? 46, 46। आर्टिकल 46 इसमें कहा गया कि समाज के कुछ पिछड़े वर्ग जैसे एससी एसटी बैकवर्ड क्लास का, ये लोग को एससी एसटी या फिर बैकवर्ड क्लास के जो भी लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट में जो लोग आते हैं, उन लोग के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। क्या भैया? विशेष प्रावधान। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ विशेष प्रावधान केवल शिक्षा में आरक्षण में, यहाँ हर एक जगह उनको विशेष प्रावधान की चर्चा किया गया। हर एक जगह उन्हें पॉलिटिक्स में भी देखना है। देखिए उन्हें कई सीटें होती हैं कि इस बार एससी एसटी उठेंगे, वहाँ भी देखना है, सोशली भी देखना है, इकोनॉमिकली भी देखना है। आपको हर जगह में एससी एसटी के लिए क्या है? विशेष प्रावधान की चर्चा है यहाँ पर। और यहाँ पे भी आप ध्यान से समझेंगे कि ये भी है आपका नीति निदेशक तत्व, इसमें भी आप नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा इसमें संशोधन किया जाता है। अभी मोदी जी ने संशोधन किया था ना कि लोकसभा में एससी एसटी का जो आरक्षण है वो 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया। 2020 में आरक्षण खत्म हो रहा था, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कहां कर दिया गया? 30 तक। क्योंकि आपको भी पता है कि 36 से 51 के बीच जो भी चीजें आएंगी वो इंफोर्स नहीं की जा सकती जब तक कि संसद लागू ना कर दे। तो संसद नहीं लागू किया। देखिए भाई आरक्षण का जो मुद्दा है ना फुली पॉलिटिकल हो गया, ठीक है।
आरक्षण एक तरह से जरूरी भी है, लेकिन कब ये जरूरी नहीं है, ध्यान से समझिए। जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी जॉब में है, जैसे रामविलास पासवान जो है, वो पासवान कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आ जाएंगे, पीछे है, लेकिन उनके बेटे को भी अगर आरक्षण दिया जाए तो ये गलत है। लेकिन जो SC ST है उसको देने में क्या है कि आपको पहले भी समझाते हैं आरक्षण क्या कहता है। आरक्षण ये कहता है कि समाज जो पीछे हो गया है उसको हम थोड़ा फोर्स करके इसके बराबर लाना चाहते हैं, समझा गया। हम ही नहीं करें कि जो आगे बढ़ गया उसे पीछे लाना है, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए क्या है कि जो एक बार हो गया है ना उसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत संपन्न हो गया, कोई DM बन गया, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, लेकिन ये सुधार कौन करेगा? सरकार करेगी। अब सरकार पे तो सरकार कोई भी काम करती है उसको पहले ध्यान में रखना होता है वोट नहीं तो फिर सरकार कोई काम नहीं करेगी, हटाइए फिर सरकार का वोट खत्म हो जाएगा। तो ये SC ST के लिए विशेष प्रावधान था, समझा कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा हाँ भाई चलिए, डायलॉग में भी 5 वावेल आता है, बहुत अच्छा। आप इंग्लिश PDF प्रिंट कैसे करेंगे सर? बाबू पगला गए क्या? PDF प्रिंट करें, पहले लेक्चर में सुनिए ना, फिर PDF चिल्लाइएगा। हम यहाँ से हटेंगे, वहाँ PDF अलाउ करा देंगे। PDF अलाउ है कि नहीं? अलाउ है ना? हो गया। आप लाइव चल रहा है तो PDF नहीं होगा, सिस्टम एक बार में एक ही काम करता है, पागल कर देंगे सर। हम शादी नहीं करेंगे, बस पैसा कमाएंगे और गरीबों में दान करेंगे। भैया हमारा तो पूरा पे डाउट लग रहा है, तो ब्याह कहीं नहीं करेगा। कुछ गड़बड़ है इसमें, पता करूँ। धीरे धीरे क्लास टाइम बोलिए सर। चलिए ध्यान सब समझते हैं। हाँ बाबू देखिए, आप लोग में बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें डाटा ज्यादा कंज्यूम हो जा रहा है, हम समझ रहे हैं बाबू, ऐसा नहीं कि हमें प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप समझिए ना, गूगल जो होता है ना उसके पास कोई फोन नंबर नहीं है, आप उसे मेल कीजिएगा, मेल का जवाब कब आएगा तभी आपको कुछ समझ में आएगा, करेगा कि नहीं। हम लोग कर चुके हैं मेल, जैसे दे देगा हम कम कर देंगे। हम क्या चाहेंगे, आप मेरे जगह आके सोचिए, आप चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को कभी तकलीफ देना? नहीं ना। समझिए SC ST के लिए क्रीमी लेयर, हाँ बाबू क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर होता है, वो हम आर्टिकल 343 में पढ़ाएंगे, आगे है वो बात, समझिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगा भाई, आगे वो चीज है। चलिए ध्यान से देखते हैं, मैप का क्लास आगे बताएंगे जी, CBI वाला बता रहे हैं सर। चलिए हाँ वो आगे बताएंगे बाबू, चलिए चलिए ध्यान से समझिए सर। देखिए OBC क्या होता है, EBC क्या होता है, क्रीमी लेयर क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, मंडल आयोग क्या होता है, काका कालेकर समिति क्या होती है, ये आगे है बाबू मेरे, आप टेंशन नहीं लेते। देखिए भाई हम आपको एक बात बताते हैं, जितना हम बोल रहे हैं आप उतने कीजिए, आप दिमाग से हटा दीजिए क्या पढ़े, जितना हम बोल रहे हैं आप उतने कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। पॉलिटी में आपको भीमराव अम्बेडकर भी आके सवाल पूछेंगे तो आप नहीं, आप ऐसा नहीं है कि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन ध्यान से समझिए एक के बारे में कैसे बता सकते हैं पूरा ना। अभी बोल रहे हैं काका कालेकर समिति, बाउंस कर जाएगा, ये कौन समिति है? काका कालेकर समिति, UPSC में क्वेश्चन पूछा, ये समझे। अब 47 पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब है। आर्टिकल 47 चलिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए पोषाहार, पोषाहार क्या होता है भाई? न्यूट्रिशन। पोषाहार का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। हमें अपने बच्चों को, अपने राज्य, अपने देश वालों को क्या देगा? पोषाहार देगा। इसीलिए आपको मिड डे मील दिया जाता है। मिड डे मील नाम सुने हैं? मिड डे मील बंद कर दो। मिड डे मील क्या होता है भाई? पोषाहार। ये सरकार को आपको क्या देता है? पोषण युक्त खाना दे देता है। पोषाहार का मतलब क्या होता है? पोषण युक्त खाना को आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है पोषाहार में। सरकार मिड डे मील दे देती है। राशन कार्ड पे आपको खाना देती है कि नहीं? ध्यान से देखिए, राशन कार्ड पे गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, सरकार आपको गेहूं महंगा खरीदती है लेकिन राशन कार्ड पे 2 रुपये किलो दे देती है। तो पोषाहार की चर्चा समझ आ गया कि नहीं? पोषाहार की चर्चा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सरकार कहती है नशीली दवाई, नशीली दवा पर प्रतिबंध लगा देना। सरकार आपको नशीली दवाइयां नहीं देगी। आप कई ऐसी दवाइयां हैं जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें आप सबसे फेमस सुने होंगे कोरेक्स, एक दवा आती थी खांसी की, उस पर गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिस पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। तो पोषायुक्त आहार, नशीली दवाइयां, शराब, इस सब पे सरकार प्रतिबंध लगा देगी। पोषाहार पे प्रतिबंध नहीं लगाएगी। कमेंट करें सर, तीनों पे प्रतिबंध लगा देगी। नहीं अरे भाई ये देगी, ये सब प्रतिबंध लगा, अरे यार तुम लोग पागल कर देगा सर। अरे यार इस पे काली प्रतिबंध लगाएगी सरकार? पोषाहार देगी आपको, आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, आपके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए नशीली दवाइयां और शराब पर प्रतिबंध लगा देगी। अब यही एक सवाल आ जाता है, क्या सवाल? लाइव हो गया लोग? देखियो हम ही से कुछ प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा, एक्चुअली हमको ऑपरेटर से गलत सा स्विच दब गया, जिस वजह से लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई थी। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो गया होगा, सॉरी उसके लिए। चलिए देखिए यहाँ फटाफट 47 में क्या बोला है? आर्टिकल 47 में बोलता है पोषायुक्त आहार को देना आपको। इसी वजह से मिड डे मील, राशन कार्ड वगैरह पे आपको क्या किया जाता है? भोजन दिया जाता है। नशीली दवाओं पे प्रतिबंध है, शराब पर प्रतिबंध है। शराब पर प्रतिबंध अभी हर एक राज्यों ने नहीं लगाया, जैसे बिहार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, यूपी ने नहीं लगाया। धीरे धीरे करके एक वक्त आएगा कि लगाएंगे लोग कि नहीं लगाएंगे लोग, ये डिपेंड करता है उस राज्य की इच्छा शक्ति पर कि वो लोग अभी इसको लगा दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं या नहीं लगा दिए हैं। वो लोग इसे धीरे धीरे लागू करेंगे, क्योंकि राज्य की नीति नहीं दे सकता तुम्हें। तो ये 47 हो गया, आप लोग समझ में आ गया? 47 किसी को कोई दिक्कत नहीं? 47 तक में 47 यहीं पे आपका कट गया था, आपका थोड़ा सा स्ट्रीमिंग बंद हो गया था। चलिए यहाँ देखिए अब फटाफट एक रिवाइज किया। 36 में क्या है? परिभाषा। 37 न्यायालय नहीं जा सकते। 38 लोक कल्याण का काम करेगा। 39 स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन। 39 के कौ में क्या है? भाई निःशुल्क विधि सहायता। 40 ग्राम पंचायत। 41 मानवोचित दशा न्याय संगत एवं प्रसिद्ध, ये सॉरी 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे विकलांग, वृद्धा, विधवा लोग को। 42 प्रसूति सहायता और मानवोचित दशा। 43 में क्या है? निर्वाह योग मजदूरी। 43 के कौ में कामगारों की भागीदारी। 43 के खौ में क्या है? सहकारिता। और उसका 44 समान सिविल संहिता अभी लागू नहीं है, गोवा में लागू कर दिया। 45 में क्या कहा गया? 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे उन्हें स्वास्थ्य का, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। 46 में क्या है कि SC ST के लिए ध्यान में रखने की बात कहा गया कि SC ST का जो मतलब वो होगा आपका विशेष प्रावधान रहेगा 46 में। 47 में पोषायुक्त आहार देना है और नशीली दवाइयां इत्यादि पर प्रतिबंध लगा के रख देना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब इसके बाद बचा 48 का क, 49, 50, 51, ठीक है? इसके बारे में ये बचा। अब ये दो आप पहले तो समझ गए कि ये क जोड़ा है, तो इसका मतलब इसको कहाँ क्या होगा? थोड़ा सा बाद में लाया होगा। एट टाइम अगर कोई चीज को जब बाद में लाया गया संविधान में, तो उसको क्या कर देता है भाई? उसको क ख करके जोड़ देता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखिए अब ये सब इसके बारे में हम आपको अब नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। अभी के लिए इसका नहीं, क्योंकि अब एक ही दिन में आपको ये नीति नहीं दे सकता, तो पढ़ा देंगे तो फिर आपको याद नहीं हो पाएगा। शुरुआत में थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करना है। समझ आ गया? अब लास्ट में इसकी आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बीच में 15 मिनट, इस वजह से दिक्कत हो गया। वो हम ही से एक गलत बटन दब गया था, हमको लगा बटन नहीं दाब देते हैं, पूरा बंद कर दिया। तो हमको उतना टेक्निकल नहीं था, इसलिए मेरे वजह से गलती हो गया था। अब जरा समझिए, आपकी 2-4 मुख्य समस्या है। एक वीडियो क्वालिटी की, इसको एक हफ्ते
टाइम लगेगा इंप्रूव करते करते, उससे पहले नहीं हो पाएगा। दूसरी पीडीएफ की समस्या आज भर बर्दाश्त कर लीजिए। आज आपको जिनको नहीं होगा उनका मोबाइल अपडेट हो जाएगा, तो मतलब ये यहाँ से हम अपडेट करेंगे, आप पीडीएफ ले लेंगे, उसकी समस्या खत्म हो गई। लाइव अब आपका जो भी बैच होगा वो लाइव ही दिया जाएगा। मैप का क्लास कल आप लोग जैसे क्लास अपना खत्म कीजिएगा पॉलिटी का, तो आप लोग मैप के क्लास को परचेज करने लगेगा, ठीक है। वो आपका हो जाएगा 150 रुपये में, ठीक है। बाकी उसके बाद से फिर अगला फी होगा 200, उसके बाद से फिर फी बढ़ जाएगा। 150 में आपका इंडिया, वर्ल्ड, पॉलिटिकल, फिजिकल, थेमेटिकल, ग्लोब, एटलस मैप सब हो जाएगा, समझ में आ गया। और क्या समस्या थी? पेमेंट वगैरह का तो कोई समस्या नहीं, और कोई समस्या? साउंड की समस्या? साउंड की समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत ये सब हमसे आज गलती हो गया, गलती से बटन दब गया था, वो हमको ही पता हो गया, वो बटन दबे नहीं करेंगे उसको, कभी नहीं दबाएंगे इनको, समझ आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को? और कोई समस्या तो बोला जाए। इकोनॉमिक्स का क्लास कब होगा? बाबू लोग एक दिन में सब कैसे पढ़ा देंगे? थोड़ा सा गैप करिए, एक हफ्ता का गैप करेंगे, उसको भी इकोनॉमिक्स की सारा चीज 57 मिनट का नहीं चल रहा था बाबू, हमसे गलती से बटन दब गया था इसलिए नहीं चल रहा था। ऑफलाइन क्लास कब से चालू होगा बाबू? हम खुद परेशान है कब से चालू होगा, गवर्नमेंट जैसे आदेश देगी हम चालू कर देंगे, ठीक है। पीडीएफ सर 20 बार करेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, सब चीज आज के बाद होगा। आज हम यहाँ से अलाउ करेंगे तो स्क्रीनशॉट वैसे अलाउ नहीं रहता है, आप डाउनलोड करने का ऑप्शन स्क्रीनशॉट ऑप्शन अलाउ नहीं रहता है, किसी के भी एप्लीकेशन में अलाउ नहीं रहेगा। हिस्ट्री का कब चालू होगा? हिस्ट्री का क्लास नेक्स्ट मंथ चालू होगा, अक्टूबर में, सितंबर तो खत्म होने वाला। प्रणाम सर जी, प्रणाम बाबू, आयुष कुमार, प्रणाम बाबू। हिस्ट्री क्लास बाबू, रेलवे बैच की फी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है बाबू, 33 रुपये महीना है, इससे ज्यादा आप पता नहीं क्या पड़ेगा। 33 रुपये महीना आपका कितना है? 499 है ना। गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, आप लोग का कल कुछ बच गया था, डीपीएसपी के बारे में बता रहे थे। डीपीएसपी मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक तो यहाँ तक हम आपको समझाए थे, कल कुछ प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से अचानक आपका शटडाउन हो गया था। आज उसके आगे समझा देते हैं। देखिए कितने लोगों को कल याद है? कल का टॉपिक हम पूरा बता देते हैं। कल जहाँ तक बताए थे उसमें एक तरह से रिवीजन कीजिए आप लोग। ये डीपीएसपी कहाँ से शुरू होता है? तो भाई 36 से 51 तक चालू होता है। डीपीएसपी स्टार्ट कहाँ से होता है? 36 से 51 के बीच में। सब लोग लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग सब लोग को। देखिए सब लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक ही बार हम बोल देते हैं गुड मॉर्निंग, आप लोग उधर से गुड मॉर्निंग मत बोलिए, आप मन में बोलिए, यहाँ पे भर जाएगा यहाँ पे। आज हम लोग को डीपीएसपी खत्म करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें स्टैंडर्ड लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो यूपीएससी और बीपीएससी की जो कमीशन लेवल के वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो फटाफट पहले थोड़ा सा रिवाइज मारते हैं हम लोग। हमें सबसे रिवीजन आपको रिजल्ट दे सकता है 36 में। बताइए फटाफट, आप में से कितने लोग बता सकते हैं 36 में डीपीएसपी की परिभाषा है या स्टेट की परिभाषा है? राज्य की किसकी परिभाषा है? फटाफट फटाफट बताइए, स्टेट की परिभाषा या डीपीएसपी की? 36 में क्या चीज है? स्टेट या डीपीएसपी? गुड मॉर्निंग। हाँ स्टेट, गुड गुड गुड, स्टेट। सनी कुमार जी स्टेट सही बता रहे हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ से स्टेट स्टेट सब सही है, स्टेट बहुत अच्छा। डीपीएसपी कौन बोल रहे हैं? डीपीएसपी की परिभाषा 36 में थोड़ी है, फिर गलत है। जितने लोग बता रहे हैं 36 में डीपीएसपी है सब गलत है। डीपीएसपी की परिभाषा नहीं है बाबू। भाई डीपीएसपी की परिभाषा क्यों लिए देगा आपको? स्टेट, गुड। जो लोग बोल रहे हैं स्टेट सही है, डीपीएसपी नहीं है। स्टेट बाबू आपको हम बार-बार बोलते हैं, दो जगह स्टेट की परिभाषा है। जहां आपका संविधान शुरू है, मूल अधिकार शुरू हुआ है कि स्टेट आपसे ये चीजें नहीं छीनेगा, और जहां नीति निर्देशक तो शुरू हुआ है कि स्टेट आपको ये देगा। स्टेट किसे कहते हैं? जो अपनी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, उन्हें सैलरी दे सकता है, अपने लिए एक नियम कानून बना सकता है, वही स्टेट है। और उसकी बातों को मानना आपको कानूनी बाध्य होगा, उसे लागू करने के लिए संसद में प्रस्ताव गया होगा। हमारा कोचिंग क्या स्टेट है? नहीं है। हम भले स्टाफ रख सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन हमारी कोचिंग के लिए संसद में कोई प्रस्ताव नहीं लाए थे अमित शाह या नरेंद्र मोदी। जिस दिन ला देंगे उस दिन खान सर भी स्टेट हो जाएंगे। समझ आएगी नहीं? क्या तो कुछ लोग कहते हैं हम ही स्टेट है, अरे भैया तू कौन स्टेट है यहाँ पे? तो याद रखिएगा, यही सब फंस जाते हैं। आप कहेंगे ना यूपीएससी बड़ा टफ पूछता है, मार के चलाएंगे। 36 में डीपीएसपी की परिभाषा नहीं है, 36 में स्टेट की परिभाषा है। 37 में न्यायालय नहीं जा सकते, यू कांट इन्फोर्स फॉर योर डीपीएसपी इन सुप्रीम कोर्ट आइदर हाई कोर्ट, ओके, ये इन्फोर्स नहीं कर सकते। 38 लोक कल्याण की अभिव्यक्ति। 39 स्त्री पुलिस को समान वेतन। 39 का कौन? निशुल्क विधि सहायता। 40 गांधी जी कौन सा? ग्राम पंचायत। फटाफट अब 41 और 42 43 इसका एक ट्रिक बताए थे, क्या था? दमन। दमन से कुछ दशाओं में, इन सम कंडीशन, आप कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कब? ये तेज हम बोल रहे हैं क्योंकि पढ़ा चुके हैं यहाँ पर। जब बूढ़े हो जाएंगे तब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग, कुछ दशाओं में। मां से मनोचित और न्याय संगत। मनोचित और न्याय संगत यानी कोई बीमार पड़ गया तो उसे हैवी ड्यूटी नहीं कराइएगा, उसे छुट्टी दे दीजिएगा, उस छुट्टी का सैलरी मत काटिएगा। कोई गर्भवती महिला है वगैरह तो उसके लिए आपको क्या देना? प्रसूति सहायता। प्रसूति मैटरनिटी लीव होती है, प्रसूति सहायता मतलब डिलीवरी होता है, प्रसूति सहायता। आप देखिए ना सुनिए ध्यान से, यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन कहा था, सुनते रहिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, फंसाया था। कहा था कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है? डीपीएसपी का मतलब समझ रहे हैं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। वो यूपीएससी में पूरा बकायदा लिखता है, निम्नलिखित 4 मतलब विकल्पों में से कौन सा एक है जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द ऑप्शन व्हिच आर नॉट इन द कंसीडर ऑफ अंडर डीपीएसपी सेक्शन? तो कौन कौन सा था? एक था आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तो भैया साहब वो तो 40 में ही है। दूसरा, अब इसमें सारा का सारा ऑप्शन था। एक और था आपका शिशु प्रसूति। तीसरा था आपका निशुल्क विधि सहायता, ये भी आपका। चौथा था आपका मेल और फीमेल, इन दोनों को आपको सेम काम के लिए सेम वेतन देना है। लड़का पागल हो गया था कि सर इसमें तो सब है, ग्राम पंचायत 40 में है ही है, प्रसूति सहायता 42 में है, विधि सहायता जो है 39 के कम है ही है, मेल फीमेल को समान वेतन देना इसमें है, ये मारेंगे क्या? तो ध्यान से समझिए क्या गलती किया था वहां पर बाबू। शिशु मतलब होता है बच्चा, छोटका बच्चा जो अभी ये नहीं समझ सकता है कि हम लड़का है या लड़की, ओकरा नंगे घुमा देंगे तो घूमने चल जाएगा, कहीं चल जाएगा, मतलब शिशु से बोला जाता है जिसे अभी समझ नहीं है कि हम नंगे घूम रहे हैं, मतलब 5-6 साल का लड़का को शिशु बोलते हैं। और उसने क्या लिखा है? शिशु का प्रसव। अरे भैया वो तो अपने बच्चा है, ओकर कहां से डिलीवरी होगा? महिला का प्रसव होता है कि कोनो छोटका बच्चा का प्रसव होता है, स्त्री प्रसव होता है। अब लड़का कंफ्यूज। तो यूपीएससी आपसे क्या चाहता है? आपसे एक डीएम की कुर्सी पे बैठ के क्या खोजेगा सरकार? कि आपको इतिहास बहुत अच्छा आना चाहिए कि खान सर के पास पॉलिटी पढ़े कि नहीं। वो जानता है कि जब आप डीएम की कुर्सी पे बैठिएगा ना तो लोग चाहेंगे कि आपसे कुछ ना कुछ गलत करा ले, कोई उल्टा सीधा पेपर दिखाएंगे, आपसे साइन करवा दे, तो आपकी नजर एकदम बाज की तरह होना चाहिए। अरे ससुरा कहीं यहाँ पे महिला का प्रसव होगा कि शिशु का प्रसव होगा? अल्लाह का ससुरा जाके क्लेम कर दिया कि क्वेश्चन गलत है, वहां यूपीएससी वाला ससुरा क्वेश्चन गलत है। समझ आएगी नहीं आया? तो यूपीएससी के लिए आपको एकदम चील की तरह नजर होना चाहिए। बाकी पूछेगा यही, कोई अलग नहीं पूछेगा, पूछेगा यही, बस आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ आ गया आप लोगों को? चलिए, बाकी आप लोग को भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि प्रसूति और उसमें वाले में, समझ आ रहा है ना?
चीज बताओ बाबू, यहाँ पे क्या नाम है, राजकुमार जी सर बायोलॉजी का क्लास नहीं चला आज, आप जाके देख लीजिएगा बायोलॉजी के क्लास में वाईफाई थोड़ा सा आंधी वगैरह की वजह से डिस्टर्ब हो गया था, लास्ट में 15 मिनट का क्लास चल पाया था, उसमें कमेंट कीजिए ना सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। सर वॉलेट का पॉइंट को कैसे यूज करें, रे बकलोल कहीं का, जिंदगी भर तुम लोग वॉलेट को पकड़ते रह जाएगा, यहाँ पे क्लास चल रहा है, वॉलेट के पॉइंट को कैसे यूज करें यहाँ पर। आज हाँ मैप का क्लास ऐसे शुरू हो जाएगा भाई, हम बता देते हैं, आप कब लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग इतना कमेंट करते पढ़ते कब है जी, फालतू का कमेंट करते हैं लोग। देखिए यहाँ पे आज मैप का क्लास के बारे में बता रहे हैं। जो लड़का मैप के क्लास को 1 से 2 के बीच में खरीदेगा उसका 150 होगा, उसके बाद ये 200 हो जाएगा, फिर 300 से हो जाएगा, लास्ट में 400 हो जाएगा, फिर नहीं कीजिएगा। जो इस बार वाले में लेगा उसको हम इंडिया भी पढ़ाएंगे, वर्ल्ड भी पढ़ाएंगे, मैप भी, एटलस भी, ग्लोब भी, पॉलिटिकल, थेमेटिकल और आपका फिजिकल, ये मतलब पूरा अच्छे से। अभी आप लोगों को कुछ पता नहीं होगा, खाली जानते हैं मैप है यहाँ पे, ऐसा नहीं सब पढ़ा देंगे। और अगर इस बैच में नहीं आ पाए ना, अगर सोचेंगे अगले बैच में अगर हमको आना है, फिर अगर आप अगले बैच में आने का इंतजार करेंगे तो फिर आपके लिए फिर इंडिया के लिए अलग पैसा, वर्ल्ड के लिए अलग पैसा। इसलिए आज 1 से 2 के बीच में एडमिशन ले लीजिएगा, बेहतर होगा। 43 में क्या चीज है, 43 फटाफट। क्या चीज है भैया, निर्वाह योग मजदूरी, इतना पैसा दीजिए कि जिंदगी बीत जाए। 40 ले, इसमें तो 2-3 चीज है भैया, क, इंग्लिश में ए, मैथ में 1, रोमन ऐसे भैया कुछ भी दे, बोले तो ये 40 का है कि नहीं है। आप चाहे बड़ा कहे, चाहे जेठ कहे, चाहे श्रेष्ठ कहे, बतिया तो बराबर है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, कामगारों की भागीदारी, समझा क्या। कुछ लोग को इंग्लिश में पीडीएफ नहीं मिला भैया, इंग्लिश वाला पीडीएफ अभी टाइप होना थोड़ा टाइम लग रहा है। इंग्लिश ये 80% एक्चुअली बिहार बोर्ड के लड़के या हिंदी मीडियम के लड़के हैं, यूपी बोर्ड वाले, इसलिए उनको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इंग्लिश वाले लोग के लिए पीडीएफ टाइप हो रहा है, हम उसको जल्द से जल्द डाउनलोड करा देंगे। अब ये देखिए क ख का ये बी का ये, इसमें क्या है, सहकारी, सहकारी। आप इंग्लिश वाले ध्यान से सुनते नहीं है। कामगारों मतलब क्या होता है, जो उसमें एम्प्लॉय है, काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय शेल बी टेकन पार्ट इन द कंट्रोलिंग बॉडी, उसमें प्रबंधन, कंट्रोलिंग बॉडी में प्रबंधन है। सहकारी, कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना, समझा गया। 44 समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी इंग्लिश तो नहीं बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। भाई गोद लेने का नियम महिला पुरुष मतलब हिंदू मुस्लिम सब में सेम होना चाहिए। देखिए सारा कचरा ससुरा हिंदू मुस्लिम को लेकर होता है इन्हीं दोनों में होता है। कभी सुने जैन और बौद्ध लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम में कंपटीशन चल रहा है। मुस्लिम कह रहा है कि हम सबसे बकलोल में रहेंगे आगे, वो कह रहा है कि हम तुमको पीछे छोड़ देंगे, वो कह रहा है हम जब तक है तुम्हें पीछे नहीं छोड़ेंगे। अजब हाल है भाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आप खुद से समझिए, जब हमारे देश की प्रॉब्लम समझिए क्या हो क्या रहा है। इस देश में 2 तरह के नियम चलते हैं, एक आपका धार्मिक नियम है और एक आपका संवैधानिक नियम है। और लोग क्या कर रहे हैं कि जहां उनको संविधान के हिसाब से फायदा आ रहा है वो संविधान चिल्लाने लग रहे हैं, जहां धर्म से फायदा हो रहा है धर्म चिल्ला रहे हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम कल ही बताए थे कि संविधान के हिसाब से कानून जो सजा है वो कमजोर है, तो मुसलमान लोग कहते हैं नहीं संविधान के हिसाब से सजा दीजिए, तब नहीं कहते कि सरिया का कानून दीजिए, काट के कटैया अलग कर देगा वहां पे। तो वहां संविधान भाग गए। 3 तलाक में संविधान में फायदा नहीं था, सरिया के कानून में फायदा। सरिया मतलब इस्लामिक कानून, उसे शॉर्टकट में सरिया कहते हैं। भारतीय कानून को क्या कहते हैं, संविधान। उसी तरह उसके कानून को सरिया कानून, जर्मनी के कानून को वाइमर संविधान कहते हैं। तो समझिए, तो वो उधर भाग जाते हैं। और यही हर जगह होता है। आरक्षण में देखिएगा तो जिन्हें आरक्षण नहीं मिला है वो कहते हैं कि संविधान में आरक्षण 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 काहे दे रहा है। और वही ऊंचे जाति वाला धर्म से देखिएगा तो श्रेष्ठ है, उनको जनेऊ पहनाया जाएगा, श्रेष्ठ है। बड़े आप बात समझिए, बुरा नहीं मानिए, आप कभी भी ना जो मानसिकता लिए उससे मत सोचिए। आप देखिए जिसको संविधान ने छूट दे रखा है आरक्षण के नाम पर, उन्हें आपका धर्म नहीं छूट दिया है। जिन्हें धर्म ने छूट दिया उन्हें संविधान ने नहीं दिया है, जिन्हें संविधान ने दिया है उसे धर्म ने नहीं दिया। धर्म आप ईमानदारी से बताइए, एसटी एससी एसटी जाति में एससी एसटी को क्या धर्म के हिसाब से उतना सम्मानजनक दिया जाता है? नहीं देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री मंदिर में गए थे तो धो दिया गया था। रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति थे, उसे ब्राह्मण जी जो पंडित जी थे वो हाथ नहीं मतलब वो नहीं किए, जबकि राष्ट्रपति है। इतना बड़ा बड़ा चीज हो गया। तो जहां आपको धर्म, तो संविधान क्या कर रहा है, बराबर लेके चल रहा है। कर रहा है कि धर्म से फायदा उठाएगा तो हमारे यहाँ घाटा सो, और अगर धर्म के हिसाब से घाटा सह रहा है तो हमारे यहाँ फायदा उठाओ। तो ये बैलेंस लेके चल रहा है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग ओनली आवर बेनिफिट सोच रहे हैं कि हमको संविधान से भी हमें फायदा चाहिए और धर्म के हिसाब से भी हमें फायदा चाहिए। ये थोड़ा है हाँ, लेकिन कुछ कुछ हो जाते हैं। हम आपको कल भी बताएं कि अगर किसी को आरक्षण मिला, वो डीएम बन गया, कलेक्टर बन गया, तो फिर उसके लड़के को जो मिल रहा है ना, ये थोड़ा सा डाउटेबल होता है। इस पर विचार करनी चाहिए। अब सरकार इस पर नहीं करती है क्योंकि सरकार को भी तो भाई जिंदा रहने के लिए वोट चाहिए ना। आगे समझिए, कोई बुरा नहीं मानेंगे, हम आपको समझा रहे हैं। और अगर आप ये विचारधारा रखते हैं ना कि नहीं आरक्षण गलत है, तो याद रखिएगा आप इंटरव्यू से फेल होकर आने वाले हैं। क्योंकि जो बनाने वाले आईएएस अधिकारी हैं सब बकलोल नहीं है सब। आपको एकदम समाज के हिसाब से सोचना है, अपने हिसाब से नहीं सोचना है। अपने हिसाब से सोचेंगे फिर आप नहीं आ पाएंगे, फिर आप कर्मचारी बन के रह जाएंगे, अधिकारी नहीं बन पाएंगे वहां पर। चलिए देखिए आगे, 44 तक हो गया था। 44 के बाद बताएंगे भाऊ, इसको मिटा दे फटाफट। रिवीजन रिवीजन 44 के बाद, 44 के बाद तो 45 आएगा कमेंट कर रहा है 44 के बाद 45 44 के बाद 45, 45 से बोलिए फटाफट। 45 46 47 यहीं तक समझाया था। 45 में क्या है, दो चीजें बताइए इसमें क्या क्या चीजें भाई सब इसमें।
45 में तो पहली बात ये बोलता है कि जो लड़के 6 वर्ष से कम के हैं उनके हेल्थ को ध्यान रखना है, जो 6 से 14 वर्ष के उनकी शिक्षा को ध्यान रखना है। इसमें SC ST के लिए विशेष प्रावधान है, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से उन्हें बराबरी देना है। अर्थात 47 बोलिए, 47 से यहाँ से बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। कौन सा आहार देना है? पोषा युक्त आहार। पोषा युक्त आहार कैसे देंगे? तो अमीर आदमी तो अपने खा लेगा, सेब संतरा खा लेता है। गरीब आदमी के घर सेब कब आता है? जब वो बीमार पड़ता है तब। आप समझ में? अमीर आदमी सेब को कैसे खाता है? सुबह सुबह प्लेट मिलेगा, उसको फांक करेगा, फांक मतलब काटेगा उसको खूब अच्छा, अलग अलग बिया निकालेगा और उसको उसमें कुछ छिड़केगा उसमें और फिर खाएगा। इसे अमीर आदमी। मीडियम फैमिली वाला सोचो लीगा, बीच में से दांते पकड़ के काटना चालू करेगा, साइड साइड से छोड़ देगा, इस तरह से ऐसे पकड़ पकड़ के खा लेगा, ऐसे फेंक देगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? गरीब आदमी के लिए पूछिए मत, सेब बेचारे के लिए क्या है बात। एक शायरी बोले, चलो बोल देते हैं। गरीब के लिए है कि उसने अपनी बेटियों को कैसे था जी? हाँ सुनो, पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटियां ब्याह दी। बाप मजदूर था उसका सोने के खदान में। सोचिए कितना तकलीफ हुआ होगा। सोने के खदान में काम करता था, मजदूर था, लेकिन जब उसकी बेटियां ब्याही थी ना तो पीतल के कंगन में सब बाली उली पहन के गई थी। तो गरीब इंसान को बहुत शोषण किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि उसको शिक्षा नहीं है। तो इसमें क्या पोषा युक्त आहार देना है, लेकिन नशीली दवाइयां, देखिए हम यहाँ दवा लिखे थी, मत सोचिए कि दवाइयां बंद कर देंगे। नशीली दवाइयां पे सरकार प्रतिबंध लगाएगा। फिर हम बोले सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं, स्टेट अलग चीज होता है, बता दिए 20 बार नहीं बताएंगे आपको। सरकार ये वाली सरकार, या अनुच्छेद 12 वाली सरकार। दवाओं पे प्रतिबंध, शराब पर क्या लगाना है? प्रतिबंध लगाना है। लेकिन आपको फिर बोले आर्टिकल 37 क्या कहता है? यू कांट इन्फोर्स दिस थिंग। आप न्यायालय में नहीं जा सकते, इसलिए जिस सरकार को मन करेगा शराब पर प्रतिबंध लगाएगा, दवाओं पे प्रतिबंध, नशीली दवाओं पे प्रतिबंध। हालांकि देखिए ज्यादातर गवर्नमेंट जो है वो आपको पोषायुक्त आहार देती है। कैसे देती है? राशन कार्ड पर आपको 2 रुपए किलो गेहूं चावल देती है। नशीली दवाओं पर ज्यादातर राज्यों में प्रतिबंध है, कुछ चोरी छुपे मिल रहे हैं। तो देखिए अगर आप सोचेंगे 100% राम राज आ जाए तो राम राज जी के में भी समय नहीं था। खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब वनवास भेजा गया तो कैसे भेजा गया? छले कपट से ना, वो उंगली फंसाई थी रथ में, उसी का बदला लेके भेज दी। तो कहीं ना कहीं एक तो षड्यंत्र ही तो था। तो आप अगर 100% राम राज सोचेंगे तो कभी नहीं आएगा। शराब पर प्रतिबंध के लिए कुछ मजबूरियां भी हैं। जो शराबी होते हैं सब ना, वो बड़ी खतरनाक शराब पीता है, वो एकदम पगला जाता है, नहीं उनको शराब चाहिए ही चाहिए, एकदम अजीब। अब ये वही बता सकता है जो पिया है। अब पता नहीं, हम तो पूछते हैं कई तो सर तुमको मन कैसा करता है? करे यार जानते हैं खान साहब, नहीं पिएंगे तो दिमाग में काम नहीं करता है। अब कौन समझाए इसको? तो शराब को सरकार को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिलता है। जो राज्य सरकार जितनी शराब को बेचेगी तो राज्य सरकार के पास जितना टैक्स आता है वो किसको भेजती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसका 43% सेंट्रल गवर्नमेंट उसे लौटा देती है। समझ में आ गया कि नहीं है? तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो गलत कुछ करे, वो भी कही है कि जो राज्य अपने यहाँ शराब बंद करेगा हम उसे एक्स्ट्रा टैक्स में छूट देंगे, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे ताकि आप अपनी अर्थव्यवस्था को बचा सके। शराब पे बहुत ज्यादा टैक्स है, समझिए। अगर टैक्स हटा देगा तो हर आदमी शराबी हो जाएगा, 25-30 रुपए का मिलने लगेगा शराब। उसको मिलता है 250, पता नहीं जो पीता होगा उसका रेट जानते होंगे सब। हालांकि केमिस्ट्री में आपको शराब के अलग अलग वैरायटी पढ़ाएंगे। 47 हो गया आप लोग को, समझ आ गया कि नहीं? अच्छा एक चीज बताइए, इसमें से 47 गांधी जी भी बहुत प्रेशर करते थे, शराब मत पीजिए। मद्यपान हिंदी में क्या बोलते हैं? मद्यपान पर प्रतिबंध। और 40 भी गांधी जी बहुत फेवर में थे पंचायत में। आगे पूछेगा किसमें गांधी जी का योगदान बहुत ज्यादा था। अब आते हैं 48, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब। इंपॉर्टेंट क्या, विवादित है। गौ हत्या पे प्रतिबंध है या नहीं है? देखिए ध्यान से, इसमें समझिए पहले। इसमें कहा गया है एग्रीकल्चर एंड कृषि एवं पशुपालन, जो कैटल्स होते हैं पशुपालन के लिए पशुपालन, ये 2 चीजों को बढ़ावा दिया गया है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग को। एग्रीकल्चर एंड ये कैटल्स जो होते हैं आप लोगों को, उसका पालन के लिए इसमें बहुत कहा गया कि सरकार इसको बढ़ावा देगी। सरकार का मतलब स्टेट बढ़ावा देगी। तो ये तो समझ में आता है, कृषि के लिए बहुत बढ़ावा दिया जाता है। अगर आप खेती से रिलेटेड कोई चीज लीजिएगा ना तो वो सस्ता मिलता है, क्योंकि सरकार उस पर टैक्स बहुत कम लेती है। ट्रैक्टर जो होता है ना, ट्रैक्टर का इंजन बहुत हैवी होता है, लेकिन ट्रैक्टर कितना इंजन अगर कार में लगाएगा ना तो बहुत महंगा लेगा, क्योंकि ट्रैक्टर के ऊपर बहुत कम टैक्स लिया जाता है। क्योंकि टैक्स लेंगे तो फिर कृषि को कौन बढ़ावा देगा? सिंचाई का चीज, यूरिया, पोटास, सब पे बहुत कम सरकार टैक्स लेती है ताकि वो खेती को बढ़ावा दे सके। मशीनरी इसका प्रयोग करने में, जितनी भी मशीनें होती हैं किसी क्षेत्र की, वो थोड़ी सस्ती मिलती है। उसके अलावा भी अगर देखेंगे तो खेती के लिए अगर आप लोन लेने जाइएगा तो नाबार्ड है, एक तो नाबार्ड है, आगे पढ़ाएंगे। ये भी क्या करता है? खेती को बढ़ावा देता है। और भी अगर आप देखेंगे तो कई सारी क्रांतियां आई हैं। हरित क्रांति आई है, आपका पीली क्रांति, श्वेत क्रांति तो खैर इससे था, मतलब दूध उत्पादन के लिए था। तो अलग अलग रिवोल्यूशन सुने ना, ये आगे पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में आपका। तो ये सब किसको ध्यान में रखकर बनाया गया? हरित किसको? कृषि को। अब आप यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम लिखिएगा और वहां आप लिखिएगा क्रांति के बारे में, सब कुछ कह देगा कि आप हरित क्रांति पे लिखिए, लड़का लिख के चलाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी अर्थव्यवस्था के अंतिम चरण में हुआ। हरित क्रांति की शुरू विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, जो मैक्सिको में पैदा हुए लेकिन अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। उन्हीं से प्रेरित होकर भारत के एस स्वामीनाथन ने चालू किया। लेकिन हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। इससे गेहूं और चावल को फायदा हुआ, ज्यादा फायदा गेहूं को हुआ, चावल पे उतना विशेष फायदा नहीं हुआ। लेकिन दलहन की खेती डूब गई, पंजाब में ज्यादा फायदा हुआ। इसने जातिवादी को बढ़ा दिया और समाज में 2 वर्ग लाया, एक उत्पादक, एक ये, सब लिख के चल जाएंगे। लेकिन वो यूपीएससी में जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, मेंस, वो खोजेगा कि यार इस देश में कुछ भी होगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं संवैधानिक मान्यता होगी कि नहीं। तो ये किस अनुच्छेद से प्रेरित था? तो सबसे पहले आपको शुरुआत यहीं से करना होगा कि अनुच्छेद से, क्योंकि वो देखना चाहता है आपकी कॉपी में कि आप कितने ब्रॉड दिमाग के। तो पता ही है कि अगर हरित क्रांति बोलेगा तो ज्योग्राफी का ये टॉपिक बन जाएगा। लेकिन आप ज्योग्राफी में पॉलिटी घुसा दे रहे हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। शुरुआत करिएगा हमारे संविधान के आर्टिकल 48 से प्रेरित होकर नॉर्मन ये आपके एस स्वामीनाथन ने सोचा कि हम कृषि को कैसे बढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने विश्व की कल्पना किया, वहां से प्रेरित होकर। तो जो चीज आपको लगता है कि अलग है उन्हें पहले ही दिखा दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आपका शुरुआत का 10 लाइन और लास्ट का 10 लाइन खूब मन से पढ़ता है। बाद वाला ऐसे पढ़ते चल जाता है। समझ आया कि नहीं? क्या कुछ नहीं तो अगर यही करना है तो जाके दिल्ली में दीजिएगा फीस अपना, 1 लाख रुपया लेगा सब मेंस का। समझ आया कि नहीं? तो ये कृषि एवं पशुपालन की चर्चा किसमें है? आपका यहाँ पे आ गया 48 में। इसी में बोला गया पशुपालन भी जरूरी है। और इसमें कहा गया है कि सरकार 2 चीजों पे ध्यान दीजिएगा, आर्थिक रूप से और दुधारू। आर्थिक रूप मतलब दुधारू, मतलब जिन जानवरों से फायदा हो रहा है, अर्थात जो दूध दे रहे हैं, उनकी हत्या नहीं किया जाएगा। दुधारू पशु अर्थात
जिनसे हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है उनकी हत्या नहीं की जाएगी। इसमें स्पष्ट गाय शब्द नहीं है। अब यहाँ कहा जाता है कि गाय की बलि देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बात समझिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसे आप पहले हिंदू मुस्लिम की नजर से छोड़ के हटिए। एक देखिए देश में हो क्या रहा है। सपोज कीजिए कि आप डीएम की कुर्सी पे बैठे, आप डिसीजन लीजिए अपने जिला के लिए। अगर आप देखेंगे तो गाय जो है पालन, अगर देखेंगे दो चीज होता है, एक गाय पालन, एक गाय हत्या, दो चीज होती है। अगर आप इसमें अगर गौर कीजिएगा तो आप पाएंगे कि गाय पालन जो होता है वो ज्यादातर हिंदू लोग करते हैं, मुस्लिम लोग बकरी पालता है गाय हत्या कौन करते हैं? मुस्लिम करते हैं। इसमें तो आप भी बिलीव करते हैं। 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन 90% गाय का पालन हिंदू लोग करते हैं, यादव जी लोग खास करके। अब मुस्लिम लोग हत्या कर देते हैं गाय का। एक बात बताइए, ये गाय हिंदू के पास से मुस्लिम पहुंची कैसे? कहां से पहुंची? बात समझिए, गहराई से समझिए बाबू। गाय वही लोग पालते हैं ना जो या तो गरीब है या मीडियम फैमिली के। बड़े बड़े लोग को बिजनेस करने से फुर्सत नहीं, गाय पालेगा उसका टाइम ही नहीं है। अब वो बेचारा गाय के दूध पर डिपेंड है। एक गरीब किसान, एक गरीब ग्वाला, एक गरीब इंसान जब गाय पालता है तो उसके दूध से उसका परिवार चल जाता है उसको बेचकर। लेकिन जब वो गाय दूध देना बंद करती है तो उस बेचारे गरीब के पास अपने बूढ़े माँ बाप को दवाई का पैसा नहीं है, बिसुकल गाय को कहां से खिलाएगा? नहीं ना खिला पाएगा वहां पर, तो वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो बेचारा कुछ पैसे की वजह से मजबूरी से अपनी धर्म को जानते हुए, ये जानते हुए कि हमारी गौ माता है, फिर भी बेचारा वो दलाल को बेच देता है, और ये जानते हुए कि इसको कसाई के पास ले जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि कसाई के पास ले जाएगा। वो कुछ पैसे के बेचारे की वजह से वो बेच देता है, और अपने दिल पे पत्थर रख के बेचता है, वरना कोई हिंदू नहीं जाएगा बेचने के लिए। और जो मुसलमान काट रहा है ना, वो भी बेचारा गरीब है। अगर जो बकरी काट रहा है, जो गाय काट रहा है, अगर उसे आप 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी देके कहीं नौकरी पे बैठा दीजिएगा ना, गाय काटना छोड़ देगा, नहीं काटेगा। हमसे कोई कहेगा मुर्गा काटिए ना, हम काटेंगे। बकरी काटिए, काटेंगे। हमरा से कोई कहेगा गाय भैंस काटिए, काटेंगे। गाय लिए भैया, हमको अपना जॉब से मतलब है, हमको अपना काम से फुर्सत नहीं है, बकरी काटने जाएंगे वहां पे। तो बात अगर आप गहराई से देखिएगा ना, तो ये इसका भी रोजगार है। अगर ये काटेगा नहीं तो इसका परिवार बाल बच्चा मर जाएगा, खाए पीना वहां पे, रोजगार की कंडीशन देखिए। अब इसमें क्या करिए, हिंदू बेचारा मजबूर। अब जो दलील दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कहा जाता है कि अगर मुस्लिम अपनी आय के लिए काट दिया तो गुनहगार है, लेकिन हिंदू जो बेचा है वो कहां गया? उसको नहीं पता था कि हम बेचेंगे। आप खुद बताइए, एक बूढ़ी गाय, एक बिसुकल गाय को आप बेच देते हैं 15-20 हजार रुपए में, आपको नहीं पता है कि इसको काटेगा। रियल में अगर आप इस काटने को गुनहगार मानते हैं, बात समझिए, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि बेचना भी गुनाह है? हाँ, आप बात समझिए। आप एक अधिकारी के डिजाइन से सोचिए, एक जज के हिसाब से, भाई गलती था। अगर बात चलिए, अगर बाजार में आम बिकेगा ही नहीं तो खरीदार कहां से आएंगे? अगर ये कसाई क्या गाय पालता है? नहीं पालता है, दलाल घूमते हैं, सब कर देते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हर जिले में एक गौशाला बना देना चाहिए, उसका खर्च सरकार को उठाना चाहिए, और भाई जिसकी गाय बूढ़ी हो गई वो जाके उसमें छोड़ दे। अब बताइए, यहाँ गौशाला को खाने को पैसे, आपको लगता है यहाँ लोग भूख से आदमी मर जाता है, गाय को खाना खिलाएगी हमारी सरकार? और जो गौशालाएं हैं उनमें जाके देखिएगा, आप दंग रह जाएंगे वहां गायों की स्थिति देखकर। आप कहेंगे कि इससे तो आसान मौत कसाई दे देता था, सड़ के एकदम पड़ी है, सब पीछे का पैर सड़ गया है, बाप बाप चिल्ला रही, 10 दिन में घसीट के मरेगी बेचारी वहां पर। तो क्या कीजिएगा, यहाँ मजबूरी पर फंस जाता है वहां पर। अब यहाँ समझिए, ये तो आप कंट्रोवर्शियल समझ रहे होंगे, इसका एक ही रास्ता है। अगर आप गौ हत्या को रोकना चाहते हैं तो आप एक गौपालन बनाइए जिसमें किसान अपनी बूढ़ी गाय को ले जाकर छोड़ दे वहां पर। समझ में आएगी नहीं? दूसरा, अगर आप सोचेंगे तो वो बेचारा, वो भी गरीब है इसलिए बेच रहा है, आइए इसको अपना रोजगार ही काट रहा है, वरना सब कसाई थोड़े ना काटते हैं। कसाई ऐसे मर्सिडीज में घूम रहा है, आपको क्या लग रहा है बकरी काट के मर्सिडीज में घूमेंगे? नहीं ना, हर वर्मा जी सोनारे थोड़े होते हैं, लोग कोई बिजनेस में भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं, ये तो भाई एक सामाजिक समस्या आ गई। देखिए, हिंदू धर्म की एक वो पवित्र है गाय वगैरह, इसलिए उनकी भी वो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मानने जाइएगा ना, सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, वो कहते हैं मेघालय में तो भाई सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, वहां तो वो लोग खा लेते हैं। तो मेघालय की ये समस्या है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो है ना, इंडिया का ये नॉर्थ ईस्ट, मेघालय के लोग रहेंगे, भाई बुरा नहीं मानिएगा, हम आपको गवर्नमेंट का आंकड़ा बता रहे हैं, हम अपना आंकड़ा नहीं बताते हैं आपको। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया देखेंगे ना, आसाम साइड वाला, ये वाला एरिया, बंगाल आसाम साइड में, तो यहाँ के लोगों को खाने का जो कल्चर है वो इंडिया से अलग है। अब यहाँ पे आप इधर देखिए, नागालैंड में लोग कंकाल पहन के घूमते हैं, क्या हम लोग घूमते हैं? नहीं। तो इन लोग का जो कल्चर है वो अलग ही कल्चर है। तो यहाँ पे गाय भैंस, ये सांप बिच्छू खा लेते हैं लोग, नागालैंड वाले लोग, हम लोग नहीं खा पाते हैं लोग। तो इन लोग का वो अलग चीज है, आप उसको इधर से नहीं मिलाएंगे, वो कल्चर का बात आ जाता है। अब बात करिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया, संविधान कहता है कि आर्थिक रूप से अर्थात दुधारू जानवरों की हत्या नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दिया गया, मुकदमा, कि जो गाय बिसुक गई है हम उसकी तो हत्या कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, जब दूध नहीं दे रही है तो हत्या कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पावर है अपने फैसले को बदल देने का। एक आदमी और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया, और पढ़ा लिखा था, वो कहता कि ये सुप्रीम कोर्ट, खाली दुधारू थोड़े लिख लो संविधान में। संविधान में लिखा है कि आर्थिक रूप से जिससे लाभ हो रहा है आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। साइंस में गाय के जो मूत्र होते हैं उससे कई सारी दवाइयां बनती हैं। गाय का गोबर से आज गांव में लिट्टी चोखा लगता है, वो बनता है वहां पे। तो भाई गोबर भी तो काम का चीज है, गाय की पेशाब भी तो काम की चीज है, दवाइयां बनती हैं, तो वो भी तो आर्थिक रूप से आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, तो इस आधार पर भी हत्या नहीं कर सकते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब आप मेंस लिखिएगा ना, ऐसे मेंस यू में, तो सारी बतिया लिखिएगा और ये बात दर्शाइएगा कि समस्या क्या है। आप ऐसे नियम बना देने से नहीं हो जाता है, समस्या समझिए। आप दिल पे हाथ रख के खुद से पूछिए, क्या कोई हिंदू अगर उसको ऐसी सुविधा मिले कि अपनी गौ माता को ले जाके किसी गौशाला में छोड़ दे, तो कभी वो कसाई के हाथ बेचेगा? नहीं बेचेगा। यहाँ बेचारा वो मारा जाता है, उसको अपनी बहुत एक श्रद्धा होती है, सबसे बड़ी धर्म क्या है, एक आस्था का चीज, वो मजबूरी में आके बेच देता है। गरीबी क्या नहीं करा देता, अपने बाप का मर्डर करा देता है, ये सब चीज में, ये सब बहुत खराब चीज हो जाता है। तो आप समझ में आ रहा है आपको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो गौ हत्या पे स्पष्ट गौ हत्या की चर्चा है क्या? नहीं है। अब इसमें बकरी भी तो इसी में आ जाती है भाई, वो भी तो दुधारू है। तब जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन आपको पहले बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जब लागू नहीं कर सकता है तो मना भी नहीं कर सकता। इसी में आएगा ना 48, अगर राज्य यानी कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई राज्य सरकार या कोई केंद्र सरकार गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा देगी तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है लग जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं, सुनिए ध्यान से, गवर्नमेंट आपसे दो बातें करती है। जो गाय को काटने के लिए जो आता है ना, जो स्लॉटर हाउस बनते हैं सब, उसका जो आरी वगैरह आता है गाय के काटने के लिए, गाय को काटने वाली मशीनें अलग ही होती हैं, वो सब काटने वाली। आप कभी यूट्यूब पे देखे होंगे, स्लॉटर हाउस लिखिएगा यूट्यूब पे तो आ जाएगा। उस पे भारत में 20% टैक्स था।
गाय काटने के लिए जो मशीनें थी उस पर 20% टैक्स था, गवर्नमेंट ने उस पर 5% टैक्स कर दिया। गवर्नमेंट ने कितना कर दिया? 5% टैक्स कर दिया। ये जाके आप गवर्नमेंट के डाटा पे चेक कर लीजिएगा। और वो जो भोपू बने हैं गवर्नमेंट के, वो कहते हैं गौ हत्या को बंद करो, बंद करो भैया, बंद करो। देख लो, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए सोच समझ के कोई चीज डिसीजन लेना चाहिए। आगे बढ़े। ये तो भैया हो गया 48। इसमें दो चीजें, कृषि और पशुपालन। पशुपालन को बढ़ावा दीजिएगा। आज भी पशुपालन को कीजिएगा तो आपको बहुत सस्ता मात्रा में लोन वगैरह मिल जाते हैं। सर समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। अरे भैया कमेंट करके बताओ, आगे बढ़ जाए। समझ आ गया? भाई कल वाला क्लास नहीं अपलोड हो रहा है, अपलोड हो गया होगा, जाके देख लीजिएगा वॉल्यूम में। एक्चुअली क्या हो गया था, कल अचानक कट गया था, इसलिए हम नहीं कर पाए थे। पूरा ऐप पर आ गया है। यस चलिए सर, यस यस यस। चलिए भाई यहाँ पे कर कौन है? संजीत सेन साहब कर रहे हैं सर, बंगाल में भी लोग कोई मीट नहीं खाते। देखिए भाई, आप 100% हम लोग कैसे कह सकते हैं? आप 100% थोड़ी कह सकते हैं कि पूरे यूपी के लोग क्या खाते हैं या पूरे यूपी के लोग क्या नहीं खाते। एक एवरेज आपको मान लेता है आदमी कि चलो ऐसा ऐसा लगभग लगभग हो जाते हैं। हमको भी पता है बंगाल के लोग मछली बहुत खाते हैं, कई डिजाइन की मछलियां बना देते हैं। बिहार में लिट्टी चोखा खाते हैं, पंजाब में जाइएगा तो लस्सी, इतना बड़ा बाल्टी में लस्सी पी जाएंगे लोग। तो वो एक मेजोरिटी के हिसाब से हम बता रहे थे। अब एक चीज देखिए ध्यान से, एक संविधान बनाया गया, यहाँ पे बहुत लड़का फंस जाता है और ये कई बार क्वेश्चन में फंसाया हुआ है। देखिए कैसे, ये समझ में आ गया ना? चलिए, हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976। इंदिरा गांधी जी थी यहाँ पर, इंदिरा गांधी। ये जो संशोधन किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। सरकार कोई भी काम करती है ना तो किसी बड़े अधिकारी को, ये क्या खुल गया भाई, उधर भागो, किसी बड़े अधिकारी को कह देती है कि आप हमको सलाह दीजिए। तो इस आधार पर एक संशोधन किया गया। संशोधन करके क्या कहा गया? दो बातें कहा गया। स्टेट, फिर बताते हैं स्टेट मतलब क्या होता है, राज्य। स्टेट मतलब राज्य, बहुत लड़का कंफ्यूज हो जाता होगा भाई साहब, ये राज्य वो प्रांत वाला राज्य नहीं है, यूपी बिहार, समझ रहे हैं लोग कि नहीं? राज्य को कितनी बार बोले, समझ जाएंगे अब आप लोग। एक जिम्मेदारी दी गई राज्य को, राज्य में मतलब हर एक स्टेट आते हैं, स्टेट वो रहने वाला है। दूसरा दिया गया आपको सिटीजन को, सिटीजन हिंदी में कहते हैं नागरिक, पढ़ा दिए नागरिकता, नागरिकता, ठीक है। एक चीज और, जिन लड़कों ने पॉलिटी में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, सर्वर को एक्सपेंड कर दिया गया है, अब सर्वर थोड़ा बढ़ गया है। अगर वो लोग भी चाहेंगे आप पॉलिटी में एडमिशन लेना तो उनको बोल दीजिएगा आज से वो पॉलिटी में एडमिशन चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। और उनका जो शुरुआत के जो 6 क्लास है वो डेमो सेक्शन में मिल जाएंगे, उसके बाद वॉल्यूम में मिलेगा, जो डेली चलता है वो लाइव में मिलेगा। देखिए लाइव वाला चीज जो आज का लाइव है आज ही मिलेगा, कल वाला तो खुल ही नहीं सकता है, चाहे अपडेट किए चाहे नहीं किए। तो उन्हें बता देंगे आप लोग कि वो आज शाम से एडमिशन ले सकते हैं लोग, और आप लोग आज 1 बजे से नक्शा वाले में ले लेंगे। देखिए यहाँ ध्यान से, 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि पर्यावरण के लिए, किसके लिए? पर्यावरण के लिए और वन्य जीव, ध्यान से समझिएगा भैया। कहा गया है कि जिस तरह से कृषि की जरूरत है, किसकी जरूरत? जिस तरह से कृषि की जरूरत है और पशुपालन की जरूरत है, तो हम लोग वही पशु को पालते हैं जिससे हमें फायदा है। कोई शेर पालता है जो खा के खत्म कर देगा, नहीं ना पालेगा, तो हम वही पशु पालते हैं जिससे फायदा है। तो इसका मतलब जिससे फायदा नहीं है उसको मार देना चाहिए। तो इसी के लिए किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये 42वां संविधान संशोधन। और इसमें कहा गया कि देखिए, जिस तरह से कृषि आप अपने फायदा के लिए करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिससे आपको कोई फायदा नहीं होता। बबूल के पेड़ में केवल कांटा होता है, लेकिन वो पर्यावरण के लिए जरूरी है। अर्जुन का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, उससे कुछ नहीं मिलता आपको खाने वाला चीज है। पीपल के पेड़ से खाने वाला कोई चीज नहीं मिलता, लेकिन ऑक्सीजन मिलता है, पर्यावरण के लिए जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि वैसा पेड़ पौधा जो हमें खाने पीने का देता है उसे हम कृषि में भेज देते हैं, लेकिन जो खाने पीने का नहीं देता वो पर्यावरण के लिए जरूरी है। वैसा जानवर जो हमें दूध देता है, मांस देता है खाने के लिए, उसे हम पशुपालन के लिए कर देते हैं, लेकिन जो दूध देता है ना मांस देता है उसको हम वन्य जीव में रखेंगे। इसलिए जिस तरह से कृषि और पशुपालन जरूरी है, सेम उसी तरह पर्यावरण और वन्य जीव भी जरूरी है। इसलिए सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण को ध्यान रखा जाए। तो इसमें इन्होंने एक संशोधन करके 48 में जहां कृषि और पशुपालन था उसमें क जोड़ दिया। हम आपको पहले ही बताएं, क जोड़ेगा इंग्लिश में कहिएगा तो इसको बोल देंगे ए, और रोमन में कहिएगा तो इसे बोल देंगे फर्स्ट। तो भाई इतना लिखेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा, आप बस क समझिए। जोड़ दिया। कहा गया कि हर एक स्टेट का ये जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को बचा के रखे। इसलिए देखेंगे उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यूपी में दुधवा नेशनल पार्क, राजस्थान में घाना, सरिस्का, केवला देवी, नाहरगढ़, दुनिया भर का वहां पर। गुजरात वाले देखेंगे तो आपका वहां कच्छ मेरी, नल सरोवर वहां पे हो जाएगा, कान्हा, किसली, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। बिहार वाले आ जाएंगे तो आपका यहाँ पे चंपारण में वाल्मीकि हो जाएगा। उदयपुर भी बिहार में, हिम्मत बोल लीजिएगा, राजस्थान में उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान वहां पर है। बंगाल में है, वहां पे दार्जिलिंग के पास। अब असम में तो काजीरंगा, दुनिया भर के हैं, हर राज्य में सब ज्योग्राफी में सबको बताएंगे नक्शा के हिसाब से। तो बता गया कि नहीं, पर्यावरण की रक्षा करना है, साथ ही उसमें जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, उनकी भी रक्षा करना है। अब देखिए बाघ कोई पालता है पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बाघ हम लोग के पास है, समझा कि नहीं? टाइगर भाग के चला है सब यहाँ पे, भाग के नहीं आया, हम लोग बाघ की बहुत ख्याल रखते हैं। हाथी जनरली तो कोई पालता नहीं, सोच रहा बारात का खाना अकेले खा जाती है। तो हाथी, ऊंट, घोड़ा, शेर, बाघ, हर चीज को हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखते हैं कि नहीं? इसके लिए अलग अलग चीजें बनाई गई हैं। ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी 2014 में कि वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, देखिए एक होता है अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, एक होता है जीव मंडल रिजर्व। ये सब में साइज का अंतर है, कुछ बेसिक अंतर है। ये तीनों किस लिए बनाए जाते हैं भाई? तो पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन तो पूछेगा ज्योग्राफी में, लेकिन आपको पॉलिटी से रिलेट करना पड़ेगा। आज इतने ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में कह दिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर कहा गया है कि हर एक स्टेट की जिम्मेदारी होगी आर्टिकल 48A के तहत कि पर्यावरण को बचाए और वन्य जीव को बचाए। समझा गया कि नहीं? साथ ही साथ इसी अमेंडमेंट के द्वारा हर एक सिटीजन का कर्तव्य बना दिया गया कि आप भी क्या कीजिएगा, 41A के तहत, 51 के क के तहत, कि हर एक आदमी का भी यह कर्तव्य है कि आप भी पर्यावरण को बचाइएगा और जंगली जानवरों को बचाइएगा। समझा गया कि नहीं? लेकिन इत्तेफाक देखिए, जो नीति निदेशक तत्व है वो सरकार की इच्छा पे है, करे चाहे ना करे। और जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य,
ये भी हमारी इच्छा पे करे चाहे मत करे। यानी पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी स्टेट को भी थोपी गई है, सिटीजन को भी थोपी गई है, लेकिन दोनों को ऐसे थोपा गया कि इन्फोर्स नहीं कर सकते, आपकी इंसानियत पे छोड़ दिया गया है। इसलिए आप आए दिन सोचते हो, देखते होंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में गेंडा को मार दिया गया। ये सब कुछ पैसे के लिए ना। हमको तो लगता है आने वाले कुछ वक्त में ससुरा इतना लोग गिर जाएंगे कि माँ बाप का मर्डर करना चालू कर देंगे पैसे के लिए। हद है यार, गेंडा को मार देता है। और मानस आसाम में एक राष्ट्रीय उद्यान, उसमें हाथी जिस तालाब में पानी पीती थी उसमें जहर मिला दिया, 20 हाथियां मर गई थी दांत के लिए। हम तो सरकार को कहते हैं कि अरे भाई साहब, अपहरण सीता जी का क्यों हुआ? अति सुंदर थी। द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ? अति सुंदर थी, है कि नहीं? हालांकि सीता, देखिए सीता जी का जो अपहरण हुआ तो विधि का विधान था। रावण ससुरा उसको तो भगवान के हाथों मरना था, इसलिए जानबूझ के झुराया ना, भोग थका हुआ। रावण बहुत बुद्धिमान था, वो खुद लक्ष्मण जी ने शिक्षा लेने गए थे। बात मेरे कहने का समझिए, हाथी का मर्डर क्यों होता है? सिंह के लिए, उसके दांत के लिए। गेंडे का मर्डर क्या होता है? सिंह के लिए। सरकार को सिंहवा काट लेना चाहिए, सिंह काटने में दर्द नहीं करता है। जितना गेंडा है ना उसका सिंह काट लो, जितना हाथी है ना उसका दांत काट लो। भैया वो दांत के चक्कर में हाथी मारा जाएगी, लेकिन ना सरकार दांत खुले छोड़ देती है, हाथियां मारा जाती है। बेचारी हाथी क्या कहेगी? वो कहेगी ना लो हमारा ततवा काट लो, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। समझ कि नहीं? सरकार, हम जाएंगे सरकार को सलाह देने के लिए, यूट्यूब पे बोलते हैं तो सब कहता है सब खाली सलाह दे चला जाते हैं। देखिए ड्यूटी ऐसी होगा। तो अब पर्यावरण बचाने, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सुनिए ध्यान से। पर्यावरण तथा वन्य, देखिए पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? ऑप्शन में सुनिए ध्यान से, किसका कर्तव्य है? राज्य सरकार का, ठीक है। 48 के तहत डीपीएसपी में आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तहत सरकार की भी। ऑप्शन बी नागरिकों का, ठीक है। 51 का तहत हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, आगे पढ़ाएंगे इसको, इसमें भी है। तब जब भी ऐसा आएगा ना तो ऑप्शन ए प्लस ऑप्शन बी दोनों सही होगा। समझा गया? लेकिन ध्यान से समझिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा था, फंस गए थे लोग। क्वेश्चन पूछा था कि सरकार का यह कर्तव्य होगा, ध्यान से पढ़िएगा, सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण, वन जीव की रक्षा करेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द वाइल्ड इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ को। तो देखिए ये गवर्नमेंट का कर्तव्य कर रहा है, इसकी चर्चा कहां है? तो लड़का मारा, अरे कर्तव्य बोल रहा है, ड्यूटी बोल रहा है, सीधे मारो 51 को। अरे भैया 51 को में ये सिटीजन, ये हम लोग का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य नहीं है। सरकार का जब कहेगा कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करे, तब मारिएगा 48 का क। और जब कहेगा कि हमनी के व्यक्ति का कर्तव्य है, तब कौन सी मारिएगा? 51 का क। ना तो पाथ के चलाइएगा एग्जाम में, कहिएगा कि दूर तरीके बड़े अजीब क्वेश्चन था। अजीब नहीं था, अजीब आप थे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? 51 का, हाँ समझ आ गया? आगे बढ़े, अरे बाबू आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया होगा। एक आदमी कह रहे हैं सर मैप का क्लास 100 रुपया रख दीजिए। भाई 100 रुपया मेरा खुद का खर्च आएगा। 1 घंटा आप क्लास करते हैं तो हमसे 1 रुपया लिया जाता है। 100 घंटे का क्लास चलेगा मैप का, कितना रुपया आ जाएगा? 100 रुपया मेरा आ जाएगा। आप लोग को समझ में नहीं आता हम क्या क्या बात बोलेंगे। सर्वर जो होता है ना, सर्वर 1 घंटे आप क्लास करते हैं तो उससे हमको 1 रुपया कॉस्ट करता है, और उसी वीडियो को आप दोबारा देख लेते हैं तो फिर 2 रुपया करेगा हमसे। यानी 1 घंटे का कितना लेता है? 1 रुपया। आप अगर वीडियो को 5 बार देख लेते हैं ना तो हमसे 5 रुपया ले लेगा। तो जो 11 बजे 11 रुपया में पॉलिटी पढ़ रहा है सर, हमारे जेब से पढ़ रहा है सर। आप लोग को क्या समझ में आता है? ना आपको पता है कि बैकएंड सर्वर क्या होता है, ना पता है कि फ्रंट एंड क्या होता है, ना फायर बेस पता है, ना एपीओस पता है, कुछ पता नहीं है। लेकिन बस इतना 100 रुपया फीस रख दीजिए। हमारा कौन है? ना बाल बचा है ना कुछ, हमको क्या जाता है? तो आप समझिए मजबूरी हो जाती है हम लोग की, वरना हमें शौक लगा क्या फीस, हम तो फीस कम कर देंगे तो और एडमिशन हो जाएगा इतना, फिर सर्वर का पैसा घर से देना पड़ेगा। बात समझिए, पर घंटा 1 रुपया सर्वर का लगता है। आगे समझते हैं हम लोग, यहाँ समझ में आ गया? 48, चलिए भाई एक बार दोबारा रिवाइज। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 0 से 6 वर्ष के स्वास्थ्य, 6 से 12 इतना, 46 SC ST फटाफट, SC ST हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ST फटाफट। 47 पोषाहार मतलब न्यूट्रिशन भोजन, और क्या चीज है? नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध, और क्या है? शराब पर प्रतिबंध। 48 ध्यान से देखिए, 48 फटाफट कृषि, क्या चीज? कृषि और पशुपालन, 48 का कम है फटाफट भैया। वैसी कृषि जो हमारे काम लायक नहीं है उसे कहते हैं पर्यावरण। हालांकि पर्यावरण बहुत जरूरी है, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जरूरी है। घास का हमको डायरेक्ट जरूरत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट जरूरत है। तो जो डायरेक्ट जरूरत की चीज रहती है उन्हें हम लोग कहते हैं कृषि हो रहा है। गेहूं चावल घास भूस, गेहूं चावल ये सब कृषि है। अब वही देखेंगे घास भूस तो वो पर्यावरण में चला जाएगा। पशुपालन जो हमें दूध मीट देते हैं पशुपालन में नहीं, दूध वगैरह नहीं दिया तो वन्य जीव हो जाते हैं। बाघ जाइए ना, बाघ को पास दूध दे रहा है आपको, काट के खाइए जाएगा आपको। तो ये जो चर्चा किया गया ये किसमें है? 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976। इसमें इतना ना संशोधन हुआ था, 59 बार संशोधन किया गया अकेले इसमें, 59 पन्ना जोड़ा गया, इसलिए इसे एक छोटा सा संविधान कहते हैं, मिनी संविधान कहा जाता है इसे। 48 में हो गया। सुनिए क्वेश्चन ध्यान से, चलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट, सुनते जाइए क्वेश्चन। अरे बकलोलवा पूछता है मैप का पेमेंट कब चालू होगा? चलिए ध्यान से समझिए, 10 बार बोलेंगे किसी चीज का, लाइव आएगा तो गुड मॉर्निंग बोल रहा है। क्वेश्चन बताइए, व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण, वन्य जीवों की रक्षा करे। किस आर्टिकल में होगा व्यक्ति का कर्तव्य? व्यक्ति का कर्तव्य आर्टिकल जल्दी फटाफट लिखिए, आर्टिकल फटाफट लिखिए। 360 कौन लिख रहा है भाई? हाँ ठीक है, गुड 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 गुड। 51A भाई, 48 माने क्या लिख रहा है भाई? आप किस तरह से समझाएंगे आपको? जब बोल रहे हैं व्यक्ति का कर्तव्य होगा तब आप करना बंद करके रहते हैं आप लोग। 51A होगा। गलत जवाब देंगे ना तो फिर हम बता रहे हैं, ज्यादा गलत जवाब देंगे तो फिर ब्लॉक कर देंगे। देखिए सरकार का कर्तव्य होगा, स्टेट ड्यूटी होगा 48 का ही में, सरकार का कर्तव्य होगा। सरकार का कर्तव्य 48, व्यक्ति का कर्तव्य 51। चलिए सरकार का कर्तव्य हो गया। देखिए एक आदमी जल्दबाजी में लिखने को ना 51 को क्या लिख दिया 500, ठीक ऐसे। चलिए हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग। चलिए गुड, आप लोग ध्यान से समझते हैं, अच्छा लगता है बहु।
लगा दीजिए यहाँ पे। आप कल्पना कीजिए आपके सामने कुछ नहीं है, बस अगल बगल मम्मी पापा कोई भी साइड करिए अलग में, एकदम ध्यान से, एकदम डूब जाइए उसमें। जैसे जब आपके अंदर ये अंदर से भावना आने लगी, नहीं सर आप क्या बताने वाले हैं, आप इसके आगे क्या होगा, समझिए कि आपकी आप उसी दिन कामयाबी की पहली दहलीज पे अपनी पैर रख ली, अब क्या आने वाला है। जैसे क्यूरियोसिटी है ना, 48 देखिए 48 अब मन में आएगा 49 में क्या होगा, 49 में एक इंटरेस्ट जगेगा, तब मजा आएगा पढ़ने में, वरना इसे कर रहे हैं 49 में कुछ करिए यहाँ पे 49 देखिए 49 49 देखिए इसमें क्या कहा है, जो राष्ट्रीय महत्व के धरोहर है, नेशनल इंपोर्टेंस के जितने भी मोन्यूमेंट है, राष्ट्रीय महत्व, नेशनल इंपोर्टेंस महत्व, राष्ट्रीय महत्व के क्या चीज भाई, धरोहर, धरोहर, इमारत, इमारत या पूरा तत्व, पूरा तत्व, इस सब की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। फिर से बताते हैं, राज्य मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं, मतलब सब आ जाते हैं इसमें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुखिया, ये सब चीज आ जाएंगे राज्य में, इस सब की जिम्मेदारी है आपको। अब नेशनल इंपोर्टेंस के जितने भी मोन्यूमेंट्स है, जो भी बिल्डिंग्स है या जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, सीबीएसई बोर्ड वाला आर्कियोलॉजिकल कहता है, आर्कियोलॉजिकल मतलब देखिए सिंधु सभ्यता के दौरान में एक फूटी हुई ऐसी मूर्ति मिली थी, फुटल मूर्ति, लेकिन वो नेशनल इंपोर्टेंस था कि पूरी दुनिया में सबसे पहला शहरीकरण हिंदुस्तान में हुआ था, इसलिए वो नेशनल इंपोर्टेंस का, हमारे लिए गर्व की बात है वो चीज, इसलिए उसको रखे हुए लोग, सिंधु सभ्यता के सिक्कों को रखे हम लोग, वो हमारे नेशनल महत्व का है कि हमारे सिक्के थे, पूरी दुनिया में सबसे पहले शीशे का सिक्का चालू किया था सातवाहन वंश वालों ने, सातवाहन डायनेस्टी थी जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के पास थी, वहां पर वो हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको, शीशे का सिक्का उसने चालू किया था। चांदी का सिक्का आपका यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, भारत में पहली बार सोने का सिक्का यूनानी ने लाया था, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासन में, सबसे अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त शासन में, अलग अलग टाइप का मौर्य मयूरशाली का सिक्का, ये सब सिक्के ये क्या हमारे राष्ट्रीय महत्व के हैं, हम उन्हें धरोहर उन्हें संभाल के रखते हैं, हमें भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्यों डीपीएसपी 36 51 के बीच में कोई जबरदस्ती नहीं, इनकी रक्षा करना। राष्ट्रीय इमारत देखिएगा, आप राष्ट्रीय इमारत देखिएगा, दक्षिण भारत में आप चली जाएगा ना, जब दक्षिण भारत के मंदिरों को देखिएगा ना, तो आपका दिमाग हिल जाएगा, दूसरा बनाया किसी इसको, दक्षिण भारत में जब मंदिर पड़ेगा तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गौरव शैली की मंदिर कौन है, द्रविड़ शैली की कौन सी है, नागर शैली की कौन सी मंदिर है, ये सब आप सुने होंगे, बड़ा चीज समझ में नहीं आता होगा, बताएंगे आपको जब दक्षिण भारत में जाएंगे तो उनको बचा के रखना है दक्षिण भारत की। और अगर आप राजस्थान में चल जाएंगे, राजपूतों के किला देखिएगा, इतना बेहतरीन ढंग से डिजाइन राजपूतों के किला को, तो उसको भी बचा के रखना। आप देखेंगे वहां पे किला वगैरह पे पुलिस फोर्स वगैरह सब रहती है, सब वो किला की रक्षा करने के लिए रहते हैं, सब कि नहीं रहते हैं सब, तो इसकी भी रक्षा करना। आप मुगलों की काश्तकारी को देखेंगे, ताजमहल क्या बेहतरीन है, लाल किला, वहां पे हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, जमा मस्जिद की जो नक्काशी है वो मतलब डिजाइन से बनाया गया किला वगैरह। अब आप बिहार में अगर देखेंगे तो फिर आपको राजगीर का मिलेगा आपको, क्योंकि एक्चुअली बिहार का जो अस्तित्व था ना वो प्राचीन काल में था, इतना पुराना हो गया कि अब वो खंडहर के रूप में बचा हुआ है, नया नया इधर से नहीं हुआ। अगर विगत आप देखेंगे 600 साल से, तो बिहार का केवल विनाश होते जा रहा है और बिहार के लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है, उनको चाहिए कि वो खड़ा करें इसको अच्छे से, क्योंकि अगर आप प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो बिहार को मगध कहा जाता था। तो ये इमारत को बचाकर धरोहर, अब राष्ट्रीय धरोहर क्या हो जाते हैं सर, राष्ट्रीय धरोहर में हमारे बहुत सी चीजें आ जाती हैं सब, जैसे हम राष्ट्रीय धरोहर में आपके धाम आ जाते हैं, उत्तराखंड के धाम आ जाते हैं, या महात्मा बुद्ध के जो उपदेश दिए हुए स्थान है सारनाथ में राष्ट्रीय धरोहर है, जो अशोक स्तंभ है जिसपे शेर है सर, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो राष्ट्रीय धरोहर है हमारे लिए। इंडिया गेट हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, जब हम गुलाम बने थे तो अंग्रेजों को जिताने के लिए हमारी सेना गई थी 7 समुद्र पार अंग्रेजों को लड़ने के लिए, वो बहादुरी थी हमारे अंदर यहाँ पर, तो हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, लाल किला हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, समझा कि नहीं? इसी राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक संगठन का स्थापना किया गया था। और ये भारतीय पुरातात्विक संगठन जो है वो क्या काम करता है भाई, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, तो ये अलग अलग चीजों को क्या करता है, उस पर एक बढ़िया से उसकी देखरेख करता है, और हर एक मोन्यूमेंट की रक्षा करने के लिए सीआईएसएफ के जवान को लगाया गया। सीआईएसएफ का जवान सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, ताजमहल पे देखिएगा तो सीआईएसएफ लगे रहते हैं सर, ये इनकी रक्षा करने वाला है, समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए तो पर्यावरण को बचाने के लिए क्या बनाया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पर्यावरण को बचाता है। एनजीटी आगे आपको पढ़ते रहना है एनजीटी के बारे में, एक ही देखिए है क्या कि जहां जहां चीजें रहती है हम रिलेट करके आपको बताते हैं। एनजीटी पढ़ाएंगे कब, आपको भाग 14 के कॉम में पढ़ाएंगे, जब आपको वहां प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल पढ़ाएंगे, अभी तो भाग 4 पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये लिखवा नहीं रहे, आप कहेंगे लिखवा नहीं रहे, भाई जहां आएगा जरूरत वहां लिखवा देंगे हम, आपसे ज्यादा चिंता है हमको, आपका रिजल्ट होगा ना तो हमारे पास ऑटोमेटिक अगला बैच में लगा आ जाएगा, समझा कि नहीं? म्यूचुअल रिलेशन है। अब आप बताइए आपका रिजल्ट हो जाएगा तो आपका अपने भाई रिश्तेदार को दूसरे जगह भेजिएगा, हमारे पास तो भेजिएगा, सिस्टमेटिक उसी लिए पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये समझ में आ गया राष्ट्रीय महत्व को, राष्ट्रीय महत्व को क्या कहते हैं, नेशनल जो इंपोर्टेंस के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितना आर्कियोलॉजिकल साइट है, जितने भी आपको धरोहर है। अब इसमें ना धरोहर में एक और चीज आता है, आप सुने होंगे यूनेस्को के धरोहर में आ गया, किसमें, यूनेस्को के धरोहर में, किस आर्टिकल के तहत, 49 के तहत हमारे धरोहर में आ जाता है हुमायूं का मकबरा जिसे लाल ताजमहल कहते हैं, बीबी का मकबरा जिसे घटिया ताजमहल कहते हैं, रजिया दुरानी का जो मकबरा है उसे द्वितीय ताजमहल कहते हैं, ये आपका आगरा वाला ताजमहल जिसे पेट्रो डोरा शैली से बनाया गया, सब चीज पता रहना चाहिए आपको, तभी रिजल्ट होगा। इसे ऊपर ऊपर पढ़ के चलाएंगे तब समझ में आएगा। काला ताजमहल किसे कहा जाता है, काला ताजमहल, काला ताजमहल देखिए शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए बनाया, मुमताज के लिए सफेद ताजमहल, और उसी के बगल में अपने लिए बनवा रहा था काला ताजमहल, तब तक मर गया, मतलब तब तक उसका बेटा आ गया औरंगजेब खा के छोड़ ऐसा बीवी की याद में तो ताजमहल बनाएगा सरकारी पैसा से, हटो यहाँ से, हटा दिया काला ताजमहल, समझा? काला ताजमहल बन ही नहीं पाया, तब बताएंगे कैसे, ये तो समझ में आ गया 49। हाँ अब अरे भैया 36 से 51 होता है, हमें 31 से क्या रहे हो, बाप रे उल्टा लिख दिए, 36 से 51 होता है वहाँ 31 से 56 लिख दिया था। आगे देखिए आर्टिकल अब कौन सा होगा, 50, आर्टिकल 50, इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए 50-50, आर्टिकल 50 का मतलब 50-50, मतलब 50-50 मतलब क्या, आधा आधा नहीं कहते, चलो 50-50 कर लेते हैं, आधा आधा। तो इसमें क्या है, 50-50 है, 50-50 क्या है, तो कार्यपालिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, इसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया गया, किसको, न्यायपालिका को, न्यायपालिका, इसे क्या कहते हैं, जुडिशरी, जुडिशरी, दोनों को अलग कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को 50-50 यानी अलग कर दिया गया। कितना आसान है याद करना, 50-50, 50 में क्या है, 50-50 किसको, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये याद रखना मुश्किल नहीं है, यही समझ में आता है न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है। देखिए एक होता है आपकी लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, इसे हम लोग कहते हैं विधायिका। देखिए बाबू इसको आगे हम आपको और बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी यहाँ समझिए। विधायिका में केवल क्या आते हैं, सो नेता, ये लोग का काम है कानून बनाना। संविधान बनने से पहले इसी संसद भवन में बैठ के विधायिका यानी जितने नेताओं ने मिलकर संविधान को बना दिया था, और आज भी नेताओं का काम है संसद में संविधान बना देना। आप देखिए हम संसद में बना दिया कृषि संशोधन विधेयक, उसमें हम आपको यूट्यूब के वीडियो में बताते हैं कि केंद्र सरकार को प्याज से निर्यात का प्रतिबंध हटा देना चाहिए, सरकार ने हटा दिया, मेरा बात सुन लिया आप देखिएगा सरकार ने प्याज पर परसों प्रतिबंध, कल प्रतिबंध हटाया, और हम हमारा वीडियो परसों नरसों का, हम बोले हटा लेना चाहिए, हटा लिया, अच्छा बात है। हम तो बोलते हैं हर 6 महीने पे लड़कों को वैकेंसी दीजिए, नहीं मानती है सरकार। तो देखिए ये जो नियम कानून बना देते हैं ना उसको कहते हैं विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, इसका काम है नियम बना देना। जैसे जीएसटी, नेता लोग जीएसटी बना दिए कि
खान सर आपको जितना एडमिशन हो रहा है ना उसका 18% जीएसटी दीजिए। देखिए जो लड़का लोग कहते हैं लोग कि सर फीस कम कर दीजिए, देखिए हम आपको बताते हैं, अगर हम आपसे 100 रुपया फीस लेते हैं ना तो इसमें से 18 रुपया मेरा जीएसटी चला जाता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव ने बना के चला दिया, ये हम चोरी कर ही नहीं सकते, वो काट के ही भेजता है ऑनलाइन में, ठीक है। और बहुत से टीचर या बहुत से सामान को खरीदिएगा ना तो 100 रुपया प्राइस रहता है, तो ऐसे लिखता है देखिएगा 100 रुपया प्लस 18 रुपया जीएसटी। तो हम जीएसटी आपसे नहीं लेते हैं, जबकि नियम हम आपसे ले, हम कहते हैं कि आप हमको दीजिए, हम ही आपको दे देंगे। तो आप 100 रुपया जो देते हैं ना उसमें 18 रुपया मेरा जीएसटी चला जाता है। और जो बैंक आपसे पैसा देता है, आप देखिए किसी का पीएनबी में, किसी का स्टेट बैंक में, अलग अलग बैंक में, तो वो जो बैंक हमको पैसा काट के हमारे अकाउंट में भेजता है वो 2% ले लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं पेमेंट गेटवे। आप देखते होंगे, आप पेमेंट मेरे अकाउंट में नहीं करते होंगे, आप पेमेंट करते होंगे रेजर पे को, और रेजर पे हमको 48 घंटे बाद करता है, इसलिए कई लोग का पेमेंट रुक जाता है 24 घंटा से 48 घंटा बाद में क्लियर भी हो जाता है। मेरे पास कितना पहुंचा भैया? 80% पहुंचा ना। यहाँ पे सोचिए यही है 100 रुपया। इसके बाद मेरे पास मान लीजिए मेरा खर्चा है कुछ भी खर्चा, इसके बाद से मेरा फिर 30% इनकम टैक्स लगेगा। मतलब जो आप 80% कमाएं इसमें से खर्चा निकाल दीजिए, जो बचेगा ना आपके पास शुद्ध इनकम, अब शुद्ध इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा। अब बताइए इसमें सर्वर कॉस्ट है, सब कॉस्ट, वरना हमको क्या जाता है आपको फ्री में पढ़ाने के लिए? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए आगे समझते हैं हम लोग। तो ये जो होता है ये सरकार नियम बना दी जीएसटी का। और एक बात बताइए, अगर हम जीएसटी नहीं भरे तब जीएसटी भरने नहीं भरिएगा तो 5 साल जेल है 5 साल लेट हो जाएगा बैच। तो विधायिका नियम बना दी, और नियम ये बना कि जीएसटी आपको 18% हर टीचर को देना पड़ेगा। जीएसटी का वीडियो यूट्यूब पे आपको अगर जल्दी है तो देख लीजिएगा, नहीं तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे। 18% जो जीएसटी नहीं देगा तो उसको पकड़ेगा कौन? 18% जीएसटी मांगेगा कौन? निर्मला सीतारमण मांगेंगी, खान साहब दीजिए? नहीं, ये नियम बना दिए। अब उस नियम को लागू कराने का जिम्मेदारी, काम करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका, एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी खान साहब दीजिए, तो हम देंगे। और नहीं दिए तो यही ससुरा पकड़ लेगा, इनकम टैक्स लगेगा, ये नहीं दिया। लेकिन ये हमें सजा नहीं दे सकता है, ये हमें पकड़कर कोर्ट के पास ले जाएगा, जज साहब पूछेंगे कौन सी किया है, तो करेगा जीएसटी नहीं दिया, तब ये हमको सजा देंगे। समझ गया? तो देखिए ये तो पहले ही अलग था, इसका काम क्या होता है, नियम बना के चला गया और कोई काम नहीं होता। पहले ये दोनों एक ही में था। अब मान लीजिए हम जीएसटी नहीं दिए तो जो इनकम टैक्स वाला हमको पकड़ता था ना वो क्या करता था, ए सुनो भाई एक काम करो 10 लाख दो, हम मामला सलटा देंगे। हम कहेंगे नहीं देंगे तो ससुरा कहता नहीं देगा, ले 20 लाख रुपया तुरंत जुर्माना मार देते हैं, क्योंकि पकड़ा वही मनमानी वही करेगा। तो इसीलिए इसको मनमानी न हो अलग कर दिया गया। तुम पकड़े हुए हो और खान साहब पर 5 साल जेल होगा कि 10 साल जेल होगा, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये डिसाइड करेंगे जज साहब। और जज साहब कैसे डिसाइड करेंगे? सबूत देखेंगे, गवाह देखेंगे, यानी इनकी जिम्मेदारी पकड़ के हमको दे देना है। और मान लीजिए कि पहले ये कहीं में था कि ससुरा यही पकड़ता था, यही सजा देता था। सोचिए ना, अगर दरोगा ही सजा देने लगे तो ससुरा गांव में आधा लोग को फांसी दे देगा, क्या 5 लाख रुपया ले आओ नहीं तो फांसी दे देंगे हम। यहाँ बेहतरीन काम किया कि नहीं किया? भाई साहब हम आज भी ये दंग रह जाते हैं कि गुलामी के वक्त में हमारे संविधान वालों को इतना दिमाग कहां से आया था? अजीब हाल। और आज के आप ईमानदारी से बताइए, आज के नेता में कोई एक नेता का नाम बताइए जो इतना सोच समझदार वाला हो, जो हमारे लिए इतनी भलाई सोचा हो। अरे बेहतरीन काम करके दिया, मैंने नेता भेज दिया था देश ससुरा से, यहाँ पर अलग कर दिया। अच्छा किया कि नहीं किया? आप बताइए मित्रों, अच्छा किया कि नहीं किया? मित्रों समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कार्यपालिका को से न्यायपालिका अलग करना जरूरी था। आज विधायिका ने नियम बना के चला गया हमारे संविधान वाले, जो उस वक्त की विधायिका थी कि अगर आप किसी की मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे तो 302 का मुकदमा लगेगा। तो मान लिया कि किसी ने मर्डर कर दिया तो विधायिका ने तो पहले कानून बना रखा 302 के तहत हो गए। अब कार्यपालिका में कौन आएगा? पुलिस आपको पकड़ लेगी, क्या मर्डर किया रे? पहले पुलिस रोकेगी, फायरिंग करेगी, हवाई फायरिंग नहीं करो, पुलिस दबाव बनाती है, घूमते रहती है कि लोग पुलिस के डर से नहीं करें, लेकिन कर दीजिएगा तो पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन क्या सजा दे पाएगी? नहीं। एग्जीक्यूटिव का काम है केवल नियम को लागू कराना, अगर कोई नहीं लागू करता है तो उसको पकड़ के जज को दीजिए, जज साहब सजा देंगे आपको। तो कहा गया आर्टिकल 55 में कि जनता का शोषण होने लगेगा अगर न्याय करने की जिम्मेदारी अगर हम एग्जीक्यूटिव को दे देंगे, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव से न्याय की जिम्मेदारी छीन के किसको भेज दिया गया? जज को। अब बताइए आसाराम बाबू, राम रहीम, बहुत से बड़े लोग ऐसे कांड में फंसे, बड़े मर्डर सब फंसे। पता है आपको, अगर ये जज लोग से पावर छीन के दरोगा को दे देना, आप एक मर्डर कीजिए 10 लाख रुपया दरोगा छोड़ देगा, 10 लाख रुपया में। लेकिन 10 करोड़ दे दीजिए, देखते हैं जज छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे फिर उन्होंने भी सोचा कि जज कहीं घूस लेगा, तब तो कहा गया कि नहीं, जज लिखेगा कि हम इसे क्यों छोड़ रहे हैं, क्या सबूत था छोड़ने के लिए, और अगर हम इसे सजा दे रहे हैं तो क्या सबूत है, लिखित दे। तो भाई लिखित सबूत लाइएगा तो ये देगा सजा आपको। समझ आएगी ना? किसी को दिक्कत? तो 50 में क्या बोला? 50-50। अब ये देखिएगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग किया। कार्यपालिका बड़ा होता है, कार्यपालिका में हर एक डिपार्टमेंट आता है, पुलिस डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट आता है भैया। इवन आपका शिक्षा भी आ जाता है किसमें? कार्यपालिका में। जैसे आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, नकल करते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो गया यहाँ पे। समझ आएगी ना? तो कार्यपालिका बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसी में से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। बाइफरकेट 50-50। तो आर्टिकल 50-50। अच्छा किया कि नहीं किया? फटाफट बताएंगे लोग। अच्छा किया? हाँ गुड। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया। आगे बढ़ जाए? जी अच्छा किया। अरे पता ही। अच्छा किया, चलिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बताइए पॉलिटी इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे कि नहीं? अब आपको समाज दुनिया देश दुनिया समझ में आ रहा है कि नहीं? आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको एकदम वकील टाइप का बना देंगे हम। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, आप एकदम बढ़िया जॉब लेंगे भाई, आप टेंशन नहीं लीजिए, एकदम धैर्य बना के रखेंगे आप। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। आर्टिकल कौन सा होगा? 51। ये लास्ट आर्टिकल है। इसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, वो करके आना होगा आपको। बस बहुत तेजी से कमेंट आने लगा आप लोग का। अच्छा किया, हाँ सब लोग अच्छा किया भाई, संविधान वाले बहुत समझदार थे, अच्छा किया, समझ में अच्छे से आ रहा है। चलिए भाई, निभास कुमार जी, अंकिता पटेल, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है भाई। देखिए आप जितने भाई बहन आप सब लोग को बता रहे हैं, ये दुनिया में ना पढ़ाई इतनी बेहतरीन चीज है ना, ये अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ देंगे इसके लिए, बस अपनी इंटरेस्ट आना चाहिए। कसम से बता रहे हैं। यस मजा आ गया। रेलवे का बैच में आज था डिस्टर्बेंस, अब आंधी में अगर वाईफाई का सिग्नल गिर जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसके लिए कोई संविधान नहीं है। हाँ ज्योग्राफी भी आएगा, सब आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब किसको समझ में आता है। 51 लास्ट है। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व खत्म हो जाएगा। जैसे नीति निर्देशक तत्व खत्म हो गया ना, तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में था, कहां से था? 36 से 51 के बीच में, ठीक है। इसके बाद एक भाग 4 का कब आता है? एक दिन का क्लास हुआ है। जब भाग 5 आएगा ना, तो ये जानते हैं कहां से आता है भाग 5? भाग 5 की जो शुरुआत होती है वो 52 से शुरू होती है और 151 तक जाता है। ये संविधान का रीढ़ माना जाता है। अगर ये पढ़ लिए ना, पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो गया। समझ आ गया? पूरा संविधान का ये क्या है? रीढ़ है। संविधान का ये रीढ़ है, यहाँ से बहुत जरूरी होना चाहिए संविधान, ठीक है। तो इसलिए यहाँ के बीच में अभी आपको क्लास चल लेंगे ना 51 तक। देखिए इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 51 में कहता है कि जो भी हमारा कोई भी विवाद होगा, कौन सा? कोई भी विवाद, खास करके कैसा विवाद? इंटरनेशनल विवाद। कोई भी विवाद होगा इंटरनेशनल विवाद, इसे हमको शांति से सुलझाना है। पीस मतलब क्या होता है? शांति से। कोई भी अंतरराष्ट्रीय विवाद को हमें शांति से सुलझा लेना है। और जो भी अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं, संधि मतलब समझते हैं ना, ट्रीटी,
जो भी ट्रीटी है इसे अच्छे से मानना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मामले में हमेशा शांति की बात को रखना है, और जो आपने किसी से समझौता कर लिया वो हमेशा समझौते पे कायम रहना है। इसलिए भारत आज तक किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को नहीं तोड़ा है, और इसमें पाकिस्तान वाले एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि भाई विदेश वाले एडमिशन नहीं लिया। विदेश वालों के लिए ओटीपी नहीं जाता विदेशी नंबर पे। मतलब एक पाकिस्तान वाला जानते क्या कमेंट किया था मेरे यूट्यूब पर कि तुम भारत वाले आतंकवाद फैला रहे हो। अरे यार मतलब अजीब सा बन गया यार कि कौन दीवार में अपना माथा लगाए। हाँ दे सच कहीं का। अरे तरीका आप बताओ भाई, कोई वैसे उठ के कहे कि हम सती सावित्री है मेरा अग्नि परीक्षा ले लो। अरे तरीका पूरी दुनिया में सच आतंकवाद फैलाया, हमसे कह खान साहब आप इंडिया को नहीं जानते बहुत आतंकवाद फैलाया। अरे भाई साहब पगला मिल जाता ना उसको, बता रहे हैं कसम से दांते काट के मार डालते हो। देखो शांति के लिए पूरी अंतर्राष्ट्रीय शांति रखना है, हम लोग हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति करते हैं। 1971 में जो हम वीडियो बनाए, अगर हम आज चाहे तो पाकिस्तान को कचर के जाएंगे लोग ईरान से पैदल चलेंगे लोग पद यात्रा जाएंगे लोग पाकिस्तान, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति रखते हैं। जो भी संधि किया हम लोग ने समझौता किया, हम लोग अपनी जान पर खेल कर हम लोग ने रूस का साथ दिया था। वो अलग बात है कि रूस ने भी हमारा साथ दिया था। हम लोगों ने मालदीव में जब सरकार बदल दी गई थी, वहां की सेना ने तख्ता पलट किया था, तो हम लोग ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और संधि के लिए हम लोग ने अपनी सेना भेजी थी वहां पर। यूगोस्लाविया में वहां के विद्रोहियों गुट हो गए थे, तो वहां पर हम लोगों ने शांति स्थापित करने के लिए इंडियन आर्मी को भेजा था, वहां हमारे जवान शहीद हो गए थे। अफ्रीका में आज भी आतंकवादी वहां के आम नागरिकों को मारते हैं, तो हमारी सेना यूएनओ की ओर, यूएनओ जो है अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ भी बताएंगे आपको, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ जैसे मान लीजिए बिहार में क्राइम हो गया तो बिहार पुलिस देखेगी, इंडिया लेवल का क्राइम हुआ सीबीआई देखेगी, इंडिया के बाहर गया बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, इंडिया की पुलिस, सबका पावर खत्म, कौन देखेगा? हमारे यहाँ पर मर्डर करके विदेश भाग गया तो कौन देखेगा? इंडिया की पुलिस जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, खत्म। सुप्रीम कोर्ट वहीं जहां तक भारत का क्षेत्रफल, वहां कौन देखेगा? यूएनओ। तो यूएनओ के कहने पे भारतीय सेना जाती है, अपनी बहादुरी से लड़ती है, वहां कर्नल रैंक के अधिकारी शहीद हो जाते हैं, कर्नल को कहा जाता है उस यूनिट के पिता के समान होता है वहां पर, तो कर्नल यूनिट का सिपाही हमारे यहाँ का शहीद हो गया। किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति हो सके, क्योंकि हम लोग सनातन संस्कृति वाले, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, वरना न इस देश की ना आदि था ना अंत था। जब दुनिया में किसी का नाम नहीं था तो यहाँ सिंधु सभ्यता में सारी पनप रही थी, विश्व गुरु का था यहाँ पर। लेकिन लोगों ने, हम लोग अगर अपनी शांति, जिस दिन हिंदुस्तान के लोग शांति भूल जाएंगे ना, उस दिन समझिएगा प्रलय आने वाला है यहाँ पर। तो हम लोग हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति को मानते हैं। तो क्वेश्चन कहेगा कि भारत यूएनओ का सदस्य बन गया किस अनुच्छेद के तहत? 51 के तहत। हालांकि 1945 में ही बन चुका था, समझ में नहीं? किसके तहत बना भैया? 1951 अनुच्छेद 51 के तहत। इसमें और क्या चीज कहा गया है कि आप हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संधि को रखिएगा। दूसरे देश का क्या करना है? रेस्पेक्ट करना है, हर देश का आपको रेस्पेक्ट करना है। आपको अगर याद होगा तो 2000 हम आपको 14 की बात बताते हैं। 2014 में पाकिस्तान ने हमारे 2 सैनिकों का सर काट लिया था। इसके बावजूद पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे उस समय से, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह में जियारत करने आए थे। हम लोगों ने अपनी सेना से सुरक्षा देकर उन्हें भेजा था कि भाई हम लोग जानते हैं कि तुम जानवर हो और हम इंसान हैं, कभी भी हम लोग बराबरी नहीं कर सकते, या तुम्हारी कभी भी नहीं कर सकते, कभी हो ही नहीं सकता। हम लोग इंसान हैं, क्योंकि हमें दूसरे का रिस्पेक्ट करना जानते हैं। हम इतना रिस्पेक्ट करना जानते हैं कि जिसकी भाभी का हत्या अपहरण करके रावण ले गया, वो रावण से शिक्षा लेने के लिए जो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के जो भाई थे लक्ष्मण जी, वो पैताने बैठे थे कि हमें शिक्षा चाहिए। ये होता है वहां पर रेस्पेक्ट। तो हमारे यहाँ लिखा है कि भैया हमें क्या करना है? रेस्पेक्ट करना है। हम लोग कभी रेस्पेक्ट, आप अगर पहले देखिएगा ना, आज हमारा समाज जो है हिंदुस्तान की संस्कृति धीरे धीरे धूमिल हो रही है। पहले शास्त्रार्थ होते थे, पहले जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में विवाद हो जाता था, तो दोनों के धर्मगुरु आमने सामने बैठ के डिबेट करते थे और बहुत तमीज से डिबेट करते थे। वो उसको कहते थे प्रणाम आचार्य, आपने ऐसा कहा, आप हम क्या कहेंगे? आप कोई भी पुराना सीरियल उठा के देखिए, कितने तमीज से डिबेट होता है। असल आज का डिबेट देखिए, न्यूज चैनल पे मौलाना को उठा लेगा, कोनो को उठा के लेके चलेगा, मंत्री को दोनों को लगा देगा, लोग सलाम, हमको तो फायदा हो रहा है यहाँ पर। तो हम लोग संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और आप लोगों को भी कहते हैं कि आप अपने जीवन में इतना मिठास लाइए ना कि अगर आपके सर पे कोई बंदूक भी रख दिया है तो आपकी जुबान की मिठास देखकर वो बंदूक हटा दे कि यार हम किसे मारने जा रहे हैं। प्रेम से रखिए आप किसी चीज को, आप प्रेम से आप हर चीज जीत सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल मेरा क्लास डिस्टर्ब हो गया था, गलती तो मेरी थी ना जी, आपकी तो कोई गलती नहीं, आप तो पेमेंट दिए, सब कुछ दिए। कई लड़का हमको करा गया सर जी चलिए नहीं रहा है, ये हो गया। देखिए कई लड़के रिस्पेक्ट से ही बोल रहे थे, हम आए आपसे क्या बोलें कि भाई बाबू लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, आप लोगों ने माना कि नहीं सर से डिस्टर्ब हो गया, लेकिन हम अपना अनुच्छेद 51 भूल के रिस्पेक्ट भूल जाएंगे। हम क्या कर लेगा? एक दिन डिस्टर्ब हो गया तो क्या हो गया? आपको अच्छा लगेगा? कल तो आप कुछ भी नहीं सकते, अरे खुद से खुद करेंगे, क्लास नहीं करेंगे, यही ना। लेकिन रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा मेरे लिए। तो याद रखिएगा जीवन में पैसा, इज्जत, सबसे बड़ा चीज होता है रिस्पेक्ट। जब आपसे कोई दिल से रिस्पेक्ट करना छोड़ देता है ना, तो समझिए कि आप एक पत्थर के समान है, और वो पत्थर जिसे लोग पैर से मारते हैं ना कि पूजा करते हैं, समझा कि नहीं आएगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो याद रखिएगा वो रिस्पेक्ट सबका कीजिएगा, अपने से बड़ा या छोटा सबको कीजिएगा रिस्पेक्ट। तो इसी में कहा गया कि विदेश वालों को रिस्पेक्ट करना है, समझा कि नहीं आएगा? चीन के राष्ट्रपति आते हैं तो तिब्बत के लोगों ने काला झंडा दिखाते हैं, हम अपने तिब्बतियों भाई को लाठी से पीछे करते हैं कि देख भैया हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हें हम खाने पीने के लिए देते हैं, तुम हमारे देश के नहीं हो फिर भी तुम्हें रखते हैं, इज्जत से रखते हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जगह दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने संविधान को भूल जाएंगे, हम अपने संस्कृति को भूल जाएंगे, नहीं। हमारा दुश्मन भी है, लेकिन हमारे अगर जमीन पर पधारा है तो ये पावन धरती हिंदुस्तान की, यहाँ दुश्मन भी सम्मान से जीता है और उसे जीने का अधिकार है, क्योंकि ये दुनिया का इकलौता देश हिंदुस्तान है जहाँ दुश्मन भी सर उठाकर जीता है। इस देश को गाली देने वाला भी शान से कहता है कि हम क्या कर लोगे तुम यार, क्योंकि हमारी संस्कृति है। बेटा जिस दिन हम लोग संस्कृति भूल जाएंगे ना, उस दिन साला तुमको पृथ्वी पे भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगा, भागेगा कहां पर? लेकिन हमें अपनी संस्कृति बचा के रखना है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की लड़ाई के बीच में हमें उनसे बेहतर बनना है ना कि उनसे बुरा बनना है। तो हमें दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। चीन के राष्ट्रपति भी आते हैं तो हम लोग तिब्बती विरोधियों को साइड करा देते हैं, उनकी गाड़ी चली जाती है, कभी हम लोग ऐसा विरोध नहीं करते, किसी दूसरे के साथ नहीं करते, समझा कि नहीं? और इसमें एक और कहा गया है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल विवाद हो जाता है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाती है, विवाद को क्या कहते हैं? डिस्प्यूट। कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इसे मध्यस्थता मध्यस्थता होती है। मध्यस्थता क्या होती है? किसी दूसरे सीनियर को बुलाकर आप उसमें क्या कीजिए? आर्बिट्रेरी का काम करिए। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? मध्यस्थ व्यक्ति को बुलाइए जो दूसरे में सुलझा दे। कैसे? आप लोग बचपन में झगड़ा कर लेते थे, दो आदमी स्कूल में 5-6 में पढ़ रहे होंगे तो झगड़ा कर लेते होंगे, तो टीचर आते होंगे, तुम क्यों बदमाशी की हो, तुम क्यों बदमाशी की हो, तो टीचर की दोनों बात सुन के हाथ मिला लेते होंगे, होते हैं कि नहीं होते? तो संविधान में कहा गया कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होगा तो आप मध्यस्थता का काम कीजिएगा, और इसी वजह से ससुरा कश्मीर का मुद्दा अटक गया। हम लोगों ने कश्मीर में मध्यस्थता उस आदमी से मांगने की कोशिश की जो पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान बनाने के बाद भगवान भी अपनी गलती पे पछता रहा होगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? कि हमने कहां से कहां इसको बनाया यहाँ पर, वही हाल हो गया यहाँ पर। हम लोगों को लगा कि मध्यस्थता करेंगे, कहेंगे यूएनओ से कि आप कश्मीर का मुद्दा सल्टा दीजिए, लेकिन क्या कीजिएगा वहां पर? इतना ना आतंकवाद फैला दिया वहां पर कि खुद कश्मीर के लोग परेशान है। एक कश्मीर के आदमी से हम बात किए थे, वो कहा कि जानते हैं सर, दुनिया में नरक देखना है तो हम लोग की जिंदगी देख लीजिए। हम कहा भाई ऐसा क्या कर रहे हो, हम तो सुनते हैं कि कश्मीर में स्वर्ग है। कहा कि सर हम लोग की जिंदगी नरक है। कैसे? कहा कि देखिए सर, अगर हम आतंकवादी का साथ देंगे ना तो सेना हमको मार देगी, खोज के मार देगी, 1 महीना बाद मार देगी, 2 महीना बाद मार देगी, क्योंकि हम आतंकवादी का साथ दिया, गलत किया। और अगर हम आतंकवादी का साथ नहीं देंगे ना, सेना का साथ देंगे कि आतंकवादी आया तो आतंकवादी हमको मार देगा। खान साहब आप बताइए हम क्या करें? ये बात हकीकत है। कश्मीर में जो वहां के कुछ चंद नेता लोग अपनी फायदा के लिए ऐसा बवाल मचा देते हैं कि जो वहां शांति से रह के जीना चाहता है ना, उसके आगे 2 ऑप्शन छोड़ा है सर, या आतंकवादी की गोली से मरोगे,
सेना की गोली से मरूं, बहुत गलती हो गया। इसलिए हम आप सबको कहते हैं कि आपका एक कदम आगे आने वाले कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा, इसलिए कभी गलत कदम मत उठाइएगा। वहां कुछ गलत कदम उठाए गए थे 1990 के दशक में, पंडितों को भगा दिया गया वहां से, अजय भाले भैया भगा दिए। कितना बेहतरीन मौका था कश्मीरियों के लिए। पंडित वहां के जो कश्मीरी पंडित थे उन्हें अपने भाईचारा की तरह रखते, अपने हाथ से तुम कुछ नहीं करते, तुम अपने हाथ से अगर उन पंडितों को खाना खिलाते ना, एक फोटो भी भेज देते, तो लोगों के दिल में इज्जत बढ़ जाती कि हमारे कश्मीर के भाई कितने अच्छे हैं जो ब्राह्मणों को खाना खिलाते थे। अरे कम से कम इतना तो करते, लेकिन क्या किया साले लतिया के भगा दिए वहां पर। बहुत बड़ा तुम्हें जन्नत मिल गया यहाँ। अब तुम सोचते हो कि हमारी सेना इज्जत करके देखेगी, तुम जाते हो तो तुम इसका मतलब कुछ कर दोगे। हद हो गया, खुद चौपट करते हो अपने आप। क्या करोगे यार, माथा फोड़ लिया अपना। ऐसा पढ़ेगा सब संविधान तब ना। आप खुद सोचो भाई, अगर आपके पास 10 वीडियो ऐसा आ जाए कि कोई कश्मीरी पंडित है, उसे कोई कश्मीर का आदमी है, वो उसे खाना खिला रहा है, अपने घर में रह रहा है, उसे बचा के ला रहा है किसी आतंकवादी से, आपकी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप कभी कश्मीर को गाली दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन बेचारे सबको क्या कीजिएगा? ऐसा नहीं कि वहां सब गलत है, हम आपको बता दें कुछ पीड़ित किस तरह 30-40% है जो बहुत गलत है, लेकिन कुछ ऐसे पीड़ित है, लेकिन क्या कीजिएगा? हम समझाने जाएंगे बेजा उड़ा देगा। आपको लगता है वहां के लोगों ने बहुत बड़ी गलती किया? आप बताइए, सिख लोगों को देखा, सिख लोगों को, सिखों के दो गुरु को मुगलों ने मार दिया। अर्जुन देव को, तेग बहादुर को मार दिया कि नहीं मार दिया इन लोगों ने? ऐसे मार दिया यहाँ पर इन लोगों ने। लेकिन उन्हीं सिखों ने शाहीन बाग में जब महिलाएं बैठी थी ना, तो उन्हें खाना पहुंचाया था। ये होती है यार इंसानियत। हम समझाएंगे तब दूसरे बात होता है, इमोशनल हो जाता है समझाने में। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई विवाद हो तो आप किसी आर्बिट्रेरी यानी जो मध्यस्थ व्यक्ति है उससे सुलझा लीजिए। अगर मध्यस्थ को नहीं लाएंगे तो विवाद हो जाएगा। जैसे तलाक का मामला, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, वो एकरा बोली, ये एकरा बोली, मने मन पत्नी सोच रही है एकरा से अच्छा तो पहले के बॉयफ्रेंड था, पति सोच रहा है कि तीन गो गर्लफ्रेंड थी, तीनों अच्छा थी, सारी किसी चौपट मिल गई, ये दोनों आपस में मने मन बोल रहा है, दूसरे को क्या बोलेगा सर? हमको तो इस सबसे मतलब ही नहीं था, आपने में लड़ जाएगा सर। अब किसी मध्यस्थ को नहीं लाएगा सर, तलाक हो जाएगा। समझ आ रहा है? समझता है सर, तलाक हो जाएगा। तो किसी समझदार व्यक्ति को लेकर आइए और समझिए, क्योंकि देखिए तलाक के बाद लड़का हो, एक रियलिटी बता रहे हैं, किसी लड़की का डिवोर्स हो जाता है ना, फिर समझिए उसकी लाइफ से 80% खुशी वैसे खत्म हो जाती है, दूसरी लाइफ सक्सेस नहीं हो जाती, क्योंकि उसके ऊपर एक दाग लग जाता है कि तू छोड़ा ले। और पति को जो बोलते हैं ना, आपके ऊपर घमंड है, हम तो लड़का हमारा दूसरा भी हो जाएगा, तो भाई साहब एक याद रखिएगा, इतिहास उठा के पढ़िएगा, अपने समाज में देखिएगा कि कोई ऐसा लड़का है जिसका अगर किसी पत्नी से डिवोर्स हो गया, दूसरी पत्नी आती है ना तो खोपड़िया पे चढ़ के रहती है, वो लात उससे ज्यादा लात मारेगी ना, तो आप सहिएगा। वो दिन पर दिन ताना मारेगी आपको कि ये रानिया से तो पहले की छोड़ के चल गई, और आप सहिएगा। इसलिए दूसरे के बहकावे में मत आइएगा बाबू, समझदारी से रखिएगा। जो रिश्ते आप स्कूल कोचिंग में ढूंढते हैं ना, वो एक लेई होता है, लेई छोड़ देता है, और जो भगवान रिश्ता बना के भेजा ना, वो फिर भी कोई नहीं छोड़ेगा। बिकॉज इफ यू सेलेक्ट फॉर योर पार्टनर, शी विल या ही विल बी बेस्ट, वो आपके लिए बेस्ट हो सकती है अगर आप खुश हैं। लेकिन अगर भगवान आपके लिए भेजा ना, तो वो बेस्ट नहीं है, वो यूनिक है। यूनिक मतलब ओनली वन, बेस्ट मतलब नंबर वन। तो नंबर वन से तो बहुत बड़ा होता है ओनली वन। इसलिए ईमानदारी से रखिएगा बाबू, माँ बाप का सर कभी मत नीचे कीजिएगा, वरना हमें अफसोस होगा कि हमने आपको शिक्षा दिया था। कम से कम हम ये चाहेंगे कि आप शिक्षा लिए तो जिंदगी में कभी पढ़ा हुआ है तो याद रखिएगा कि हमने जहाँ शिक्षा लिया था वहाँ इतिहास भूगोल पॉलिटी के अलावा हमें समाज भी सिखाया गया था। तो हमारा संविधान अगर आप गहराई से पढ़िएगा, जीवन जीने का बहुत बेहतरीन रास्ता देता है। लेकिन अगर केवल नंबर लेने के लिए पढ़िएगा तो ना नंबर ले पाइएगा ना जीवन सीख पाइएगा। लेकिन अगर इसे इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टेड है, इसका कोई हद नहीं कितना इंटरेस्टेड है। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग को? तो 51 समझ आ गया? भारत यूएनओ का सदस्य क्यों बना? 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, 51 में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, 51 में आप देखते हैं ना, भारत मोदी जी जाते हैं तो छोटा देश जो है सब, उसके प्रधानमंत्री को भी मोदी जी से प्रणाम करते हैं, मनमोहन सिंह भी जाते हैं, वो भी करते हैं। हमारे देश की तो संस्कृति है। कोई भी आ गया यहाँ पे चलिए, हम तो कभी आदत हो जाता है। एक हमारे रिश्तेदार में थे, तो मामा जी लगेंगे, वाह ना हम कहते प्रणाम, हम कह रहे प्रणाम क्या बोल रहा है? तो घर में तो आदमी जैसे आपसी धर्म में तानी सलाम खुदा हाफिज़ बोलता है, आदत हो जाता है किसी चीज को जहाँ रहने के लिए, आने के बाद नमस्ते प्रणाम कर देता है। तो ये भारत की संस्कृति है, विदेश में जाइएगा ना सब लोग करते हैं, क्योंकि हमारे अनुच्छेद 51 कहता है। नहीं मानिए आपका कल्चर है, आपका मोदी जी जाके इमरान खान के आगे तरना किसको देंगे तो क्या दिक्कत है? लेकिन मोदी जी भी तो कहते हैं इमरान खान की बेटी के ब्याह में। समझ आ गया? अंतर्राष्ट्रीय रिस्पेक्ट करना है, संधि को मानना है, पीस को फॉलो करना है, ये सारी चीजों को फॉलो करना है। समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। हाँ, खत्म हो गया, आगे कुछ बढ़े। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, बोर्ड का कलर ठीक नहीं है क्या जी? दूसरा कलर ले ले क्या? अरे ये कलर ठीक आ रहा है क्या? चलिए थोड़ा देर इसी पे पढ़ा देता हूँ। देखिए यहाँ समझिए, आपको दो ऑप्शन देते हैं। आप कहेंगे कौन कौन दो ऑप्शन? तो हम यहाँ लिख देते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार, मूल अधिकार को क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। और नीति नहीं दे सकता, टीपीएसपी। अब इतना बड़ा नहीं लिखेंगे भाई, नीति नहीं दे सकता, लिखने में असकत लगता है। समझ रहे हैं आपको? टेस्ट सीरीज, हाँ ठीक है, टेस्ट सीरीज चालू कर देंगे हम। साइंस का चालू कर देते हैं कल परसों में। ये वाला बैकग्राउंड ठीक है? चलिए बढ़िया। तुम अरे भाई इतना तेज कमेंट कीजिएगा, हम पढ़ेंगे कैसे? आप चलिए यहाँ समझिए, यहाँ पे हम आपको ऐसे बोलते थे ना, आपको वाइट नहीं दिख रहा है क्या? इस पे ब्लैक लिख दें। चलिए, मूल अधिकार में पहला बताइए, ये किस भाग में है बाबू? तो भाग संख्या 3 में। फटाफट याद रखिए, दोनों में इसको बताइए, भाग संख्या 4 में। मूल अधिकार अनुच्छेद कहाँ से? फटाफट, अनुच्छेद 12 से 35। इसका आर्टिकल बताइए तुम। 36 से 62। हाँ गुड, 36 से 51। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बाबू आधा लड़का कह रहा है कि व्हाइट पेन यूज कीजिए, आधा कहता है ब्लैक यूज कीजिए। कौन सा ज्यादा सही दिख रहा है स्क्रीन पे? ब्लैक दिख रहा है। चलिए यहाँ देखिए, अब एक और चीज बताइए, और क्या पूछ सकता है इसमें? हाँ, ये पूछेगा कि ये कहाँ से आया? तो यूएसए से आया। हाँ, ये पूछेगा कहाँ से आया? तो आयरलैंड से आया। कहाँ से आया? आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से आया। आयरलैंड का स्पेलिंग ऐसे नहीं होता है। आयरलैंड देख लीजिएगा भाई, सुधार लीजिएगा आयरलैंड को। आयरलैंड से आयरलैंड कहाँ से लाया था? स्पेन से लाया था। ये बताइए, तो ये किसको दिया जाता है? किसी व्यक्ति को दिया जाता है? व्यक्ति को दिया जाता है। ये किसे दिया जाता है? स्टेट को, यानी राज्य को। किसे? राज्य को। आप बताइए, तो बिजली विभाग राज्य है? कमेंट करके बोलिए, बिजली विभाग राज्य है? एयरपोर्ट अथॉरिटी राज्य है? बिजली विभाग राज्य है कि नहीं है? बिजली विभाग, यस यस यस, बिजली विभाग राज्य है। गुड। इसमें नो कौन बोलता है? मतलब नो बोलता है, बिजली विभाग राज्य नहीं है, वो अपना नियम कानून कोई बनाता है, अपने कर्मचारियों को खुद रखता है। मुखिया भी राज्य के अंतर्गत आता है। समझ आया कि नहीं? दांत काट लेंगे हम अगर मिल लिया
दो इसमें से, ऐसा व्यवस्था रहता, निकाल के दांत कट लेंगे, पकड़ लगा मेहनत से 20 बार चिल्ला दिया राज्य राज्य बोलते नो, ऐसा सिस्टम रहता ना कि निकाल लो बाहर होके, बकोट लेते निकाल के राज्य है ये व्यक्ति के लिए। एक बात बताइए, क्या आप इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं? न्यायालय यानी कोर्ट में जा सकते हैं? यस, आप इजीली कोर्ट में जा सकते हैं क्योंकि आपका मूल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सीधे 32 का प्रयोग करके, हाई कोर्ट में जा सकते हैं 226 का प्रयोग करके, लेकिन इसमें आप कभी भी गलती से कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। कैसे है? प्रवर्तनीय, इंफोर्स कर सकते हैं इसे, प्रवर्तनीय न्यायालय में कर सकते हैं, लेकिन इसे आप प्रवर्तनीय नहीं कर सकते, इंफोर्स नहीं कर सकते। इसमें आप न्यायालय में वाद योग्य है, वाद योग्य मतलब आप इस पे डिस्प्यूट हो जाए तो आप इस पे डिस्कस कर सकते हैं, बट ये आपका नीति निर्देशक डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, इस पे आप वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? आप एक बात बताइए, चलो जैसे ये 12 शुरू हुआ ना, बताइए तो 12 में क्या बोला? 12 में राज्य की परिभाषा और 36 में राज्य की परिभाषा। यहाँ कहता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, राज्य है, वो नहीं कर सकती है, नहीं छीन सकती है, जिस वजह से ये राज्य के रेस्पेक्ट में ये चीज निगेटिव है, ये राज्य को रोक देती है, तुम ये नहीं कर सकते हो। लेकिन जो यहाँ बोला गया राज्य, ये कहता है कि जो स्टेट है यानी राज्य है, ये काम को कर सकता है। तुम विधवा पेंशन दो, तुम सिविल संहिता लाओ, तुम गौ हत्या पे प्रतिबंध रोको, तुम शांति को लाओ, यानी सरकार को कहने के लिए करो करो करो। तो ये सरकार के रेस्पेक्ट में, राज्य के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है और ये पब्लिक के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है। समझ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ क्या आदमी समझ गया? तो कौन सा पॉजिटिव है? सरकार की नजर में पॉजिटिव कौन है? ये सरकार को रोक देता है, आप उससे ये अधिकार नहीं छीन सकते हैं, ये नहीं छीन सकते हैं, ये नहीं छीन सकते। समझ गया कि नहीं? और बताइए, और चलिए और चलते इसको। एक चीज ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति साहब जो है ना, राष्ट्रपति साहब इसे सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड, सस्पेंड मतलब क्या होता है? निलंबित। कब करेंगे? इमरजेंसी के टाइम पे निलंबित कर सकते हैं। बट प्रेसिडेंट साहब जो है ना, हमारे राष्ट्रपति, इंग्लिश में प्रेसिडेंट, इसको कभी भी निलंबित नहीं कर सकते। निलंबित क्यों नहीं कर सकते? ससुराली लागू है कहाँ है कि निलंबित करेंगे? हम कहेंगे कि भाई कोई मुर्दा मर गया उसको जिंदा करना है, अगर वाले मर गया तो मतलब कहने का सेंस है कि ये लागू है नहीं, तो फिर इसको आप निलंबित कैसे कीजिएगा? समझ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? और इसे क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति साहब निलंबित कर सकते हैं और उसको राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकते। समझ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? और बताइए, इसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। देखिए, ये किसकी भलाई के लिए होता है? व्यक्ति के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए होता है। और ये किसके लिए होता है? समाज कल्याण के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए होता है। समझ गया कि नहीं? और बताइए, और फटाफट कुछ और बताइए, और सोच के बताइए, सोच के बताइए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कॉपी किताब थोड़ी रहेगा, ऐसे सोचना हो और भी कुछ हो सकता है कि नहीं। एक चीज और सोचिए तो, मूल अधिकार हमको जन्म से मिल जाता है, इसके लिए हमको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जब तक सरकार लागू नहीं करेगी, संशोधन नहीं करेगी, तब तक मिलेगा नहीं। शिक्षा का अधिकार था तो आपका अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, लेकिन उसके लिए 86वां संशोधन किया, यानी नीति निर्देशक तक डीटीएसपी तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको सरकार संशोधन करके ना दे। आइए, आपको जन्म से मिल जाता है। समझ गया कि नहीं? तो ये हमको कब मिल जाता है? जन्म से, बाय बर्थ मिल जाता है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? संशोधन। क्या करना पड़ता है? संशोधन। किसी को कोई दिक्कत है? इसके लिए हमें जन्म, बस जन्म ले लिया, आपका मूल अधिकार मिल गया, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको संशोधन कराना पड़ता है। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, और क्या बोल सकते हैं? और कुछ हो सकता है? सोचिए सोचिए, कितना टाइम हो गया? कितना मिनट है? 10 मिनट बचा है। और सोचिए 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 भाई, गुड। हाँ गुड। देखिए, एक आदमी का कमेंट है कि सर देखिए, इसके पीछे कानूनी मान्यता है। बहुत अच्छा, ये कानूनी मान्यता है। अगर कानून, ये कानून लड़ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी लड़ जाएगा, हाई कोर्ट भी लड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट लड़ जाएगा 32 के तहत, हाई कोर्ट लड़ जाएगा 226 के तहत, कानूनी मान्यता है। और इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, राजनीतिक। जब तक राजनेता आपको नहीं देंगे तब तक ये नहीं हो सकता। समझ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? अब एक और चीज देखिए, ये क्या करता है? सरकार को रोकता है कि तुम नहीं कर सकते हो, रोकता है। हालांकि ये अलग ही हो गया, तो इसी में आ जाएगा कि राज्य सरकार को रोकता है। एक ही बात है यहाँ पे, ये रोकता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, और ये सरकार को अनुमति देता है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। समझ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत नहीं है? कंफर्म? इतना है। कल का वीडियो आपको मिल जाएगा बाबू, देखिए ध्यान से, कल का वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा। इमरजेंसी क्या होता है? देखिए फटाफट समझिए, जो आपको कल का वीडियो है, अरे वीडियो कैसे लिखा गया? कल का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है? इंग्लिश वाले पीडीएफ वाले थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी समझते रहिए, आपका इंग्लिश छापने के लिए अलग से ट्रांसलेटर रखाएगा, तब देगा वहां पे, ठीक है? आज 23 तारीख है ना, बिहार दरोगा वाला बैच